नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बहुत ही छोटा और क्यूट सा चैप्टर है, ठीक है ना, लेकिन वेटेज है। ऐसा नहीं कि 2-3 मार्क्स का वेटेज है, 5 मार्क्स का वेटेज है उसमें, ठीक है ना। गिनती के टॉपिक्स है उसके अंदर, और उसमें भी ना बोर्ड में घुमा फिरा के वही 2-3 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। मैं जो थ्योरी समझा रहा हूँ ना, खाली उसको समझ करके ले लूँ। आधे 60-70% चैप्टर में तो थ्योरी है, 60-70% चैप्टर में थ्योरी है, ठीक है ना। उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के आने का चांस कम है, और अगर आएगा भी तो सिंपल वाला आएगा, बड़े वाला नहीं आएगा, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सब लोग ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक। देखो, डुअल नेचर का मतलब क्या है। डुअल समझते हैं ना, डुअल समझता है सबको। डुअल मतलब डबल, दो, है ना। और नेचर मतलब नेचर। वहाँ पर लिखा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बात मत करो। देखो, हम लोगों के पास फिज़िक्स में फिज़िक्स बोल रहा हूँ, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोग उसको 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस आप उठा लो, आप उसको 2 कैटेगरी में डाल सकते हो। इधर इट विल बी अ मैटर और इट विल बी अ रेडिएशन। ये 2 ही कैटेगरी होती है जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है आसपास में। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी, तो आप मुझे किस कैटेगरी में डालोगे, रेडिएशन में या मैटर में? मैटर की कैटेगरी। मैटर किसको बोलते हैं? हर वो चीज़ जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या हूँ बेटा? एक मैटर हूँ, है कि नहीं। लेकिन अगर इससे ये क्या बोलते हैं, एलईडी से निकलने वाली लाइट की अगर मैं बात करूँ, तो जो लाइट इसमें से निकल रही है और पूरे रूम में फैल रही है, क्या आप इसको मैटर में डालोगे? आप इसको मैटर में डालोगे क्या? नहीं। हम लोग इसको किसकी कैटेगरी में डालते हैं? रेडिएशन की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में डालते हैं? रेडिएशन की। सनलाइट से, सूरज से जो लाइट आ रही है, उसको आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे? रेडिएशन की कैटेगरी में डालोगे, है कि नहीं। एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, माइक्रोवेव, रेडियो सिग्नल, है कि नहीं, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं, है कि नहीं। तो आपके पास यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, आप इसको इन 2 में से एक कैटेगरी में डाल सकते हो। इधर इट विल बी अ मैटर और इट विल बी अ रेडिएशन, ठीक है ना। अब हेडिंग अगर आप लोग देखोगे तो उसमें रेडिएशन एंड मैटर से पहले जो वर्ड लिखा हुआ है, डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। असल में फंडा कैसा है मालूम? हम लोग शुरू से ऐसा मानते थे, शुरू से मतलब फ़िज़िक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, फ़िज़िक्स की बात करो। लेट 19 सेंचुरीज़ में, लेट 18 सेंचुरीज़ में, यानी सन 1700, सन 1800 तक हम लोग ऐसा मानते थे कि जो लाइट होती है, लाइट, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। क्या बेटा? लाइट। हम लोग ऐसा मान के चलते थे कि जो लाइट होती है एक वेव है। ये क्या बेटा? एक वेव। अच्छा, लाइट के ऊपर की जो डिस्कवरीज है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आप उसके ऊपर पूरी एक पिक्चर बना सकते हो। लाइट है क्या? ये जो लाइट हम लोग देखते हैं, ये असल में है क्या? इसके बारे में ना बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी माथाफोड़ी की, अपना अपना एक्सपेरिमेंट किए, अपना अपना थ्योरी दिए, और फिर फेल करा लिया आखिर में जाके। यहाँ तक कि न्यूटन की थ्योरी भी फेल हो गई लाइट के मामले में। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जिनके ऊपर पूरा क्लासिकल फिज़िक्स डिपेंड करता है, न्यूटोनियन फिज़िक्स ही बोलते हैं हम लोग क्लासिकल फिज़िक्स को, है कि नहीं। उनकी भी थ्योरी लाइट से रिलेटेड क्या हो गई बेटा? फेल हो गई। लेकिन उससे मिलती जुलती थ्योरी है जो अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो नहीं है, पर उससे मिलती जुलती थ्योरी है, ठीक है। न्यूटन सर ने दिए थे लाइट की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कि लाइट जो है वो बंडल से बना हुआ है। कॉर्पस्कल नाम दिए थे उन्होंने उसको, बाद में वो रिजेक्ट हो गया। फिर वेव थ्योरी आई, हाइगन्स प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। ये सारी थ्योरीज़ को ना आप डिटेल में वेव ऑप्टिक चैप्टर में पढ़ने वाले, डोंट वरी। तो लाइट के बारे में बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा था 400-500 सालों से, कि लाइट है क्या, समझ में आ रहा अच्छे से। लेकिन लेट 19 सेंचुरीज़ आते आते, 1880, 1890 आते आते, सारे फिजिसिस्ट, सारे साइंटिस्ट ये मान चुके थे ऑलमोस्ट कि लाइट एक वेव है। लाइट क्या बेटा? एक, इट इज़ अ वेव। क्योंकि वो सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर ले रहे थे वो लोग, जो लाइट दिखाती है। अगर हम लोग लाइट को वेव मान ले तो, जैसे लाइट कौन कौन से फिनोमिना दिखाती है, आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। रिफ्लेक्शन लाइट का एक फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन ये भी लाइट का एक फिनोमिना है। आप 12th में कुछ फिनोमिना पढ़ोगे, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब आप 12th में पढ़ोगे।
तो ये सारे फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन देने के लिए अगर आप लाइट को एक वेव मानोगे तो आप एक्सप्लेन कर लो, ये सारे फिनोमिना को आप एक्सप्लेन कर लो, इंटरफेरेंस हो, डाइफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, पोलराइजेशन हो, लाइट जो भी फिनोमिना दिखाती है, इन सारे फिनोमिना को हम लोग एक्सप्लेन कर ले रहे थे अगर हम लोग लाइट को क्या मान ले बेटा, वेव मान ले। क्या मान ले बोल, वेव। तो सर एकदम मसला ही सॉर्टेड था, जब सब ख़त्म ही था तो फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी तीन फिनोमिना, 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट, वो भी लाइट से रिलेटेड, जिसको लाइट को एज अ वेव अगर हम लोग मानेंगे तो कोई एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रहा। एक फिनोमिना जो आप पढ़ के आ रहे हो ऑलरेडी KTOG चैप्टर में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फिजिसिस्ट लोग नहीं दे पा रहे थे अगर लाइट को मान लिया जाए एक वेव। क्या मान लिया जाए बेटा, एक वेव। नहीं मिल रहा था प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सब उसके पीछे पड़े हुए थे, मेहनत कर रहे थे। थोड़े हद तक सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन उसका सर मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, पढ़ेंगे हम लोग उनके बारे में इस चैप्टर में, डोंट वरी, ठीक है। दूसरा जो फिनोमिना था वो था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एमिशन। हाइड्रोजन जो एमिशन करता है, जो रेडिएशन करता है, उसका जब हम लोग स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। कैसा स्पेक्ट्रम आता है, लाइन। इसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था हमको लाइट एज अ वेव मान के। और सबसे बड़ा जो दिक्कत था, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो लाइट को एज अ वेव मान के एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपका ये चैप्टर 50% से ज़्यादा इसी इफेक्ट के ऊपर ही है, 60-70% ये चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही है, समझ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते किसको है, उसका डेफिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो साइंटिस्ट लोगों को पागल करके रखा था, वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम लोग। उस एक्सपेरिमेंट के 7-8-9 कंक्लूजन्स थे, ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे हम लोग। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि क्यों अगर हम लोग लाइट को एक वेव मान ले तो इन ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्यों वेव नेचर लाइट का फेल हो जा रहा था इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। और फिर कौन सी थ्योरी थी, कौन सा लाइट का नेचर था जिसने इन सारे ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया और कैसे एक्सप्लेन किया, किसने एक्सप्लेन किया, वो सब देखेंगे हम लोग। यानी 70% चैप्टर आपका पूरा इसी के ऊपर है, एक स्टोरी की तरह समझो इसको, समझ आ रहा अच्छे से। तो बाकी सब के बारे में बात नहीं करता मैं, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करता हूँ। तो सब ऑलमोस्ट कन्विंस हो चुके थे कि लाइट इज़ अ वेव। लाइट क्या बेटा, एक वेव है। कुछ ही साइंटिस्ट थे जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। बस एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसको अगर वो लोग एक्सप्लेन कर लेते तो सारा मामला ही ख़त्म हो जाता, लाइट एक वेव मान ली जाती, ख़त्म हो जाता, मामला ही ख़त्म। अब वो एक्सपेरिमेंट था कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन चाह कर भी बड़े बड़े साइंटिस्ट उस वक्त के, बड़े बड़े फिजिसिस्ट उस वक्त के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अगर वो लोग लाइट को एक वेव मान ले तो नहीं कर पा रहे थे एक्सप्लेन। तब ऐसे टाइम पर एक पहले जिस साइंटिस्ट ने काम किया हुआ था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा के गया था, सर मैक्स प्लैंक। क्या बेटा, सर मैक्स प्लैंक। उनकी थ्योरी को यूज़ करके, उनकी थ्योरी को बेस बना करके, उनकी थ्योरी की मदद लेकर के एक अलग साइंटिस्ट ने, एक दूसरे साइंटिस्ट ने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पहली बार सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, लोगों को एक्सप्लेन किया। और वो साइंटिस्ट का नाम था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को जानते हो, वो पागल वाला इंसान, ठीक है नहीं। उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। लेकिन लाइट को वेव मानकर नहीं, उन्होंने कुछ नया ही बोल दिया। उन्होंने बोला लाइट एक वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है। क्या बोल दिया उन्होंने, लाइट पार्टिकल। अभी मतलब सारे साइंटिस्ट सब कन्विंस हो चुके, बोले वेव है, ख़त्म नहीं। पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोल दिया, बेटा लाइट क्या है, पार्टिकल है। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि लाइट पार्टिकल है, उन्होंने लाइट को पार्टिकल मान करके फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में जो 8-9 ऑब्जर्वेशन पाए गए थे, उन सारे ऑब्जर्वेशन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करके बताया ऐसा हो क्यों रहा है। पहली बार एक्सप्लेन करके बताया। जिस चीज़ को, जिन ऑब्जर्वेशंस को लाइट को एज अ वेव मानकर कोई एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रहा था, पार्टिकल मान करके उन्होंने सारे एक्सप्लेनेशन दिए। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे, बोले हाँ चले कुछ भी, लाइट पार्टिकल, सब मान लिया अभी वेव है, फिर आके कोई बोल रहा है कि लाइट पार्टिकल। सारे साइंटिस्ट लोग अभी भी कन्विंस नहीं थे। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे एक मिलिकेंस का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट के होने के बाद, उस एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे थे ना, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट के नतीजे से काफ़ी हद तक मैच खा गए। फिर एक क्रॉम्पटन का एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट का मोमेंटम नाप के दिखाया।
लाइट का क्या नाप के दिखाया? मोमेंटम। पता है ना किसको बोलते हैं? अभी मैं भाग रहा हूँ समझो, तो मेरे मास को आप मेरी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? मेरा मोमेंटम। मोमेंटम एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, रेडिएशन की नहीं। मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी होती है बोल? पार्टिकल की। तो क्रॉम्पटन के एक्सपेरिमेंट ने लाइट का मोमेंटम नाप के दिखाया, तो बाद में सबको मानना पड़ा कि हाँ भाई लाइट पार्टिकल है। लाइट क्या है बोल? पार्टिकल, ऐसा मानना पड़ा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया एक्सप्लेनेशन, सब कन्विंस नहीं थे। और कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, स्पेशली मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जब हुआ तब सबको मानना पड़ा कि भाई लाइट पार्टिकल है। तो बोले ठीक है, हम लोग मान गए लाइट पार्टिकल है। आपने लाइट को पार्टिकल मान करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, बराबर, सही बात है कि नहीं? यही किया ना अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। लेकिन उससे पहले भी लाइट को वेव मानकर कई सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया जा चुका था। कौन कौन से फिनोमिना? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन। उन्होंने बोला ठीक है, आपने एक को एक्सप्लेन किया, इन सब को भी एक्सप्लेन करके दिखाओ लाइट को एज अ पार्टिकल मानकर। रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो जा रहा था, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जा रहा था, दो जगह मसला फंस जा रहा था, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन। क्या? इंटरफेरेंस और लाइट को पार्टिकल मान करके इन दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं पॉसिबल था, हो ही नहीं पा रहा था। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को क्या मानना पड़ रहा था? वेव। समझ में आ रहा साइंटिस्ट लोग की कैसी हट रही होगी? एकदम एक डिलामा चल रहा था वहाँ पे, एकदम एक नाटक चालू था। वैसा पूरे साइंटिस्ट की कम्युनिटी में दो ग्रुप बना हुआ था, दो पार्टी बटी हुई थी, एक पार्टिकल वाले और एक वेव वाले। दोनों आपस में लड़ते रहते थे। वेव वाले बोलते थे चलो तुमने पार्टिकल मान के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, हम नहीं कर पाए वेव मान के, पर हमने इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को करके दिखाया। आप इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को करके दिखाओ। तो कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिसके लिए लाइट को वेव मानना कंपलसरी था, वेव मान के ही आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिसके लिए लाइट को पार्टिकल मानने की ज़रूरत पड़ रही थी, पार्टिकल मानना ही ज़रूरी था वहाँ पर। तो इस पूरी स्टोरी का डी एंड कैसे हुआ मालूम? इस पूरी स्टोरी को फुल स्टॉप कैसे लगा मालूम? आखिर में सारे साइंटिस्ट लोगों ने ये मान लिया कि लाइट का डुअल नेचर है। कैसा नेचर है? डुअल। इट बिहेव्स एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। लाइट जब ट्रैवल करती है तो ये एक वेव की तरह बिहेव करती है, और जब इंटररिएक्ट करती है, किसी चीज़ के साथ लड़ती है, किसी सरफेस के साथ इंटररिएक्ट करती है, देन इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ पार्टिकल। तो यहाँ से लाइट का कैसा नेचर आ गया बेटा? डुअल नेचर आ गया। सब मान लिए, बोले वेरी गुड, मसला सॉल्व। इतने साल की जो लड़ाई थी वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। फिर आया एक नया साइंटिस्ट डी ब्रॉय। उसने बोला इस यूनिवर्स में सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिमेट्री। यानी अगर कोई चीज़ सीधी पॉसिबल है ना तो उल्टी भी पॉसिबल होती है। सीधी पॉसिबल है तो उल्टी भी पॉसिबल होती है, कोई भी चीज़। ठीक है ना? एक मिनट। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, चलिए अस्सलाम। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यानी आप इलेक्ट्रिसिटी से क्या बना सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड। तो बाद में माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी भी बना के दिखाया, उल्टा। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बना के दिखाया। यानी ये यूनिवर्स में सिमेट्री पाई जाती है। अगर ये वे में पॉसिबल है तो ये वे में भी पॉसिबल है। तो डी ब्रॉय का बोलना ये था कि अगर लाइट, जिसको अभी तक हम लोग वेव मान रहे थे, आप उसको पार्टिकल मान के चल रहे हो, इसका मतलब पहले से जिन चीज़ों को हम लोग पार्टिकल मान रहे हैं उसको वेव भी मानना पड़ेगा। है कि नहीं? बात समझ रहे क्या बोलो? पहले से जिन चीज़ों को पार्टिकल माना, जैसे आप, मैं, सड़क पे जो गाड़ी चल रही है, जितने भी मैटर, जितने भी पार्टिकल है, जिनको पहले से पार्टिकल माना जा रहा है, इनको क्या मानना पड़ेगा? वेव भी मानना पड़ेगा। अब आपको ऐसा लगेगा क्या फुकड़ बात है सर? नहीं, उसने प्रूफ करके दिखाया। उसने बाकायदा थ्योरेटिकल प्रूफ दिया उसका। पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल के दिखाया उसने। किसका वेवलेंथ? वेवलेंथ तो वेव का होता है ना। उसने मैटर का वेवलेंथ निकाल के दिखाया कि तुम भाग रहे हो, तुम्हारा ये वेवलेंथ है, उसने निकाल के दिखाया। फिर साइंटिस्ट लोग कन्विंस नहीं थे, बोले क्या फुकड़ बात कर रहा है, कुछ भी बात कर रहा है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, स्पेशली डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आगे। उसने प्रूफ कर दिया, सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, पार्टिकल भी क्या है बेटा? वेव है। तो अब बोले ये क्या? तो बोले इसका भी डी एंड करते हैं। बोले लाइट का डुअल नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर रही है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है। तो मैटर का भी डुअल नेचर है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। और यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है सब दोगली है।
इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है इट हैज़ गॉट डुअल नेचर। उसके पास कैसा नेचर है बोल? डुअल। कौन कौन सा? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ये चैप्टर का नाम है आप, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। चाहे मैटर हो, पार्टिकल हो, चाहे रेडिएशन हो, लाइट वगैरह, इन सब का कैसा नेचर है बेटा? डुअल नेचर। वो वेव की तरह भी बिहेव कर रही है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है। इसी चीज़ को फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। क्या कहा जाता है बोल? वेव पार्टिकल डुअलिटी। और ये सब कोई पुरानी बातें नहीं है, ये सारे एक्सपेरिमेंट, ये सारी बातें जो अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, वेव पार्टिकल डुअलिटी, जर्मर का एक्सपेरिमेंट, डेविएशन जर्मर का एक्सपेरिमेंट, डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी, ये सब सन 1900 के बाद में हुई हुई चीज़ है। सन 1900 के बाद में हुई हुई चीज़ है ये सब। इसलिए ये सब फिज़िक्स की जिस ब्रांच में आती है उस ब्रांच को कहा जाता है मॉडर्न फिज़िक्स। क्या कहा जाता है बोल? एक वो फिज़िक्स है जो 400, 500, 600 साल पहले शुरू हुई और फिर ख़त्म भी हो गई। 1800 तक आते आते, क्या सन 1800 आते तक क्या हो गई? ख़त्म हो गई। उसको क्लासिकल फिज़िक्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बेटा? क्लास रोटेशनल डायनेमिक्स, ऑसिलेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी आप ये सब पढ़ते हो, ये सब क्लासिकल फिज़िक्स में समझो। किस में बोल? क्लासिकल फिज़िक्स में। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो सर आइजैक न्यूटन का था। इसीलिए क्लासिकल फिज़िक्स को उनके नाम पर न्यूटोनियन फिज़िक्स भी कहा जाता है। कौन सी फिज़िक्स? मैकेनिक्स जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको न्यूटोनियन फिज़िक्स भी कहा जाता है, जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये सब जो आया कि लाइट का डुअल नेचर है, पार्टिकल का डुअल, मैटर का डुअल नेचर है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी, डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस, ये सारी जो चीज़ें आती है सब किस में आती है बोल? मॉडर्न फिज़िक्स में आती है, जिसके ऊपर आज भी इनोवेशंस, डिस्कवरीज, स्टडीज़, रिसर्चेज आर गोइंग ऑन। अभी भी ये अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जब लोग ऐसा मान रहे थे ख़त्म, अब फिज़िक्स में क्या ही डिस्कवरी होगी, हो गया फिज़िक्स पूरा फिनिश हो गया, उस टाइम पे फिज़िक्स की एक नई ब्रांच निकल के आ रही है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ साइंस, इट इज़ नेवर स्टैटिक, इट इज़ ऑलवेज डायनेमिक। ये हमेशा क्या होती रहती बोल? बदलते रहती, चेंज होती रहती, कभी रुकती नहीं है। रिसर्चेज विल एवर लास्ट, ये हमेशा चलते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से? तो इस पूरे चैप्टर में ना हमको इसी वेव पार्टिकल डुअलिटी की जो जंग चल रही थी साइंटिस्ट लोगों के बीच में, उसको पढ़ना है। तो मैं आपको ना पूरे चैप्टर को बांट के दे देता हूँ। असल में क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, आसान भाषा में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते किसको है। फिर हम लोग देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट का सेटअप, जिसको नाम दिया गया कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट असल में हो रहा था उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस पाए गए, 8-9 ऑब्जर्वेशंस थे टोटल। फिर हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा हुआ कि लाइट को अगर हम लोग वेव माने तो ये सारे ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, कुछ हो रहे थे, ज़्यादातर नहीं हो रहे थे। फिर हम लोग देखेंगे आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी दिया, कैसे उसने पार्टिकल नेचर बताया लाइट का, और हम लोग देखेंगे कि आइंस्टाइन की थ्योरी की मदद से किस तरीके से फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे एक एक ऑब्जर्वेशन को सक्सेसफुली क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर आपका पूरा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म। फिर हम लोग देखेंगे कि लाइट को मान लिया भाई कि उसका कैसा नेचर है, डुअल नेचर, वो पार्टिकल भी और वो वेव भी। फिर हम लोग देखेंगे डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस क्या थी, उसने आके जो बोल दिया कि मैटर का भी डुअल नेचर है, वो भी पार्टिकल है वो भी वेव, उसने क्या हाइपोथेसिस दिया। फिर वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसने डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस को प्रूव किया था। हम वहाँ पे जाके चैप्टर फिनिश हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पूरा चैप्टर चलने वाला है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। ज़्यादातर बोर्ड में या तो उसका डेफिनेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम और एक्सप्लेनेशन आता है। समझ में आ रहा है? तो उसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको देखो इंट्रोडक्शन के बाद जो हेडिंग मिलेगी क्या है बेटा, वो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझो आपने एक मेटल लिया, क्या लिया बेटा, एक मेटल लिया। मेटल लेना ज़रूरी है क्योंकि मेटल के पास क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन, याद है ना, मेटल के पास क्या होते हैं बोल, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना, ये इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये एकदम भी फ्री नहीं है, एकदम भी फुकट नहीं है। बोले मैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन हूँ, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या? मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ये मतलब होता है कि वो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाहर आ सकते हैं, पर मेटल के क्रिस्टल को छोड़ के बाहर आ सकते हैं क्या? नहीं, वो रहेंगे तो मेटल के क्रिस्टल के अंदर ही। लाइक अगर ये मेटल है तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या? बोले रुको सर मैं आपको इलेक्ट्रॉन खींच के दिखा रहा हूँ, फ्री है ना, आ जाएगा बाहर। नहीं, वो क्रिस्टल के अंदर बाउंड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, अपने ऑर्बिटल से फ्री है। वो लास्ट के ऑर्बिटल से क्या कर सकता है, वो बाहर निकल सकता है।
वैलेंस शेल से वो बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा नोटिस किया जाता है कि जब ऐसे सब्सटेंसेस के ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की किसको, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो ये लाइट इसके ऊपर गिरने की वजह से इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर निकल के आते हैं। कहाँ आते बेटा बोल, बाहर निकल के आते। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते बोल, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये कोई खास टाइप का इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं नहीं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ही है ये, खाली लाइट के गिरने की वजह से बाहर आए ना, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये इफेक्ट कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहलाता है बोल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी सरफेस पर आपने लाइट को फॉल कराया जिसके नतीजे में उस सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट हुए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट हुए, तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है बोल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ये हर सरफेस के साथ नहीं होगा, ये खास करके किसके साथ होता है बोल, मेटल्स के साथ। तो ध्यान से सुनो, वो सरफेस, ध्यान से सुना, वो सरफेस जिस पर अगर मैं लाइट को फॉल कराऊँ तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ऐसे सरफेस को हम लोग फोटो सेंसिटिव सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो ये सरफेस कौन सा सरफेस है, फोटो सेंसिटिव सरफेस। और ये इफेक्ट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये सब नाम अभी आगे चैप्टर में आने वाला है, इसलिए ध्यान से समझो। ये जो सरफेस है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जा रहा है, ये सरफेस क्या कहलाएगा, फोटो सेंसिटिव सरफेस या फोटो सेंसिटिव मटेरियल। लाइट फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं लाइट के गिरने की वजह से, इनको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ज़रा ये कुछ डेफिनेशंस है, एक एक मार्क्स वाली अंडरलाइन करेंगे सब लोग। डायग्राम के जस्ट ऊपर देखो, आपको डायग्राम के जस्ट ऊपर तीसरी लाइन, द सरफेस विच एमिट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ एप्रोप्रिएट रेडिएशन इज नोन एज फोटो सेंसिटिव सरफेस। द सरफेस विच एमिट्स इलेक्ट्रॉन, ऐसा सरफेस जो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकता है, व्हेन, जब, इल्यूमिनेटेड विद एप्रोप्रिएट रेडिएशन, अगर उसके ऊपर एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट को डाला जाए, इल्यूमिनेट किया जाए, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसा सरफेस क्या कहलाता है बोल, फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो अगर आपसे पूछा डिफाइन फोटो सेंसिटिव सरफेस, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर ऐसे पूछा डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो डायग्राम के नीचे आओ। The phenomena of emission of electron from a metal surface when radiation of appropriate frequency is incident on it is known as photoelectric effect. वो फिनोमिना जिसमें मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं जब उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या किया जाए, फॉल कराया जाए, तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है बोल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है बेटा, समझा सबको अच्छे से। तो इस पूरे टॉपिक में ये जो पूरा आपको 2 पैराग्राफ दिख रहा है, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेशन ऑफ फोटो सेंसिटिव सरफेस और दूसरा डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आया डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपको डेफिनेशन लिख दोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन लिख के वाला डायग्राम बना दो बस। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट को समझाओ, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझाओ। या तो सिर्फ डायग्राम पूछता है, ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम, या फिर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या तो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, तो डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो हम लोग वो करेंगे जो आपको नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग पढ़ो, क्या लिखी हुई है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 3 स्टार मारो उसके ऊपर, कई बार बोर्ड में पूछा गया वो। और अगर आपको ये चैप्टर है आपके अभी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में कॉलेज में है, तो ये क्वेश्चन के आने का 90% चांस, 90% चांस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझाओ, ठीक है ना। और बोर्ड में हर अल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन आता है, या तो सिर्फ डायग्राम बनाने आता है या डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन करने आता है। बहुत ही सिंपल है, सब बोर्ड पर देखेंगे। क्या करना है हमको, सबसे पहले एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लेना है। क्या लेना है बोल, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ट्यूब समझता है, ग्लास का बना हुआ होना चाहिए। इवैक्यूएटेड मतलब उसके अंदर कोई गैस वगैरह नहीं रहेगी, उसको वैक्यूम क्रिएट कर चुके हम लोग, उसके अंदर की सारी गैस वगैरह बाहर निकाल दी, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। अंदर क्या क्रिएट हो गया बोल, वैक्यूम, कोई भी मीडियम नहीं अंदर। तो ऐसे ट्यूब को आप क्या बोलोगे, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। तो सबसे पहले उस ट्यूब को बना देते हैं हम लोग। लेट्स से दिस इज द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। साथ साथ में लेबल करते हुए जाएंगे हाँ हम लोग।
इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर आपको चीज़ दिखाना है। इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर एक क्वार्ट्ज का विंडो रहेगा। किसका विंडो रहेगा बोल? क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज ये मटेरियल को बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब इससे लाइट पास हो सकती है। क्या पास हो सकती है बेटा? लाइट। तो यहाँ पर एक क्वार्ट्ज विंडो रहेगा जिसमें से हम लोग लाइट को अंदर भेजेंगे। लाइट को क्या करेंगे बोल? अंदर भेजेंगे। तो इसकी लेबलिंग करते हैं। व्हाट इज दिस बोल? क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है ना। इस विंडो के सामने यहाँ पर लाइट का सोर्स रहेगा जहाँ से लाइट आने वाली है, ठीक है ना। तो ये लाइट सोर्स है, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। क्या बोलेंगे बोल? मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। नॉर्मल लाइट सोर्स नहीं है, ये ऐसा लाइट सोर्स नहीं है। अगर आप इसको देखोगे या कोई भी नॉर्मल लाइट सोर्स देखोगे तो वो खाली एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही वेवलेंथ की लाइट को नहीं भेजता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को भेजता है। पर ये ऐसा सोर्स नहीं लेना है, ये एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही वेवलेंथ की लाइट को भेजेगा। 10 लाइट वेव को मिला के नहीं भेजेगा एक साथ, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट, ब्लू, रेड, येलो, सब नहीं। कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वेव को भेजेगा। क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना। तो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट अंदर आएगी। ये ऊपर का सेटअप पूरा समझा। अब इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए रहेंगे। कितने इलेक्ट्रोड लगे हुए रहेंगे बोल? 2। एक का नाम रहेगा एमिटर, एक का नाम रहेगा कलेक्टर। एक का नाम रहेगा एमिटर, एक का नाम रहेगा कलेक्टर। तो दोनों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बेटा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये पहली इलेक्ट्रोड है, ई मतलब कौन? एमिटर। सो दिस इज एमिटर। ये क्या बेटा? एमिटर। और ये जो एमिटर है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल का होना चाहिए। इट इज़ अ फोटो सेंसिटिव मेटल। फोटो सेंसिटिव अभी बताया था, किसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव? उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा। तो ये कैसे मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए बोल? फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब इसी पे लाइट आने वाली है, लाइट इसी के ऊपर आने वाली है। इस पे लाइट आएगी, देख यहाँ से, ऐसा सामने से, देख यहाँ से इसके ऊपर लाइट आएगी ऐसा। तो जब इस पे लाइट फॉल करेगी, तो ये फोटो सेंसिटिव है ना, क्या बाहर फेंकेगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा ना। क्या बाहर फेंकेगा बोलिए? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकेगा ना बेटा ये। इसीलिए हम लोग इसको एमिटर बोल रहे हैं। क्या बोले बोल? एमिटर। क्योंकि वो क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है। बोलना, क्या कर रहा है वो? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है। तो ये एमिटर इलेक्ट्रोड है। इसके जस्ट सामने एक और इलेक्ट्रोड लगाएंगे हम लोग, एक और मेटल का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इसका काम इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करना है, कलेक्ट करना है। इसीलिए इसका नाम क्या है? कलेक्टर। इसका नाम क्या बेटा बोल? कलेक्टर। आप इसको कैथोड और इसको एनोड भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल दिस एज कैथोड एंड कॉल दिस एज एनोड, वो भी चलेगा। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। इज इट वेरी मच क्लियर? लेकिन ज़्यादा कॉमन नाम इसका यही है कि ये वाला एमिटर है और ये वाला क्या बेटा? कलेक्टर। कलेक्टर कोई भी मेटल का बनेगा चलेगा, पर एमिटर कौन से मेटल का होना चाहिए? फोटो सेंसिटिव मटेरियल का होना चाहिए। इज इट वेरी मच क्लियर? अब जाहिर सी बात है, पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वायर वगैरह लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। अच्छा, इधर वायर कनेक्शन नहीं है, इधर वायर कनेक्शन नहीं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये डायरेक्ट सामने वाले के पास जाएगा, यहाँ पे कलेक्टर पे जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर एमिटर से कलेक्टर पे ऐसा ट्रैवल करके जा रहा है तो क्या हो रहा है ये बता? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? करंट। तो ज़रा ध्यान से सुनना, जब इस पर लाइट पड़ेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कलेक्टर तक ट्रैवल करके जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। कम एनर्जी रहेगी, यहीं पे कहीं आके फुस हो जाएगा वो, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँचेगा वो। तो करंट दिखेगा क्या आपको? नहीं दिखेगा। करंट दिखने के लिए वहाँ तक जाना चाहिए। तो समझो इसके पास अच्छी खासी एनर्जी थी, ये कलेक्टर तक चल के आया, तो यहाँ से यहाँ तक एक करंट गया ना बेटा। तो ये जो करंट यहाँ पर जनरेट होता है फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फोटो इलेक्ट्रॉन। लाइट की वजह से बाहर आया ना ये, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट जनरेट होता है, इस करंट को हम लोग फोटो करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? फोटो करंट। अभी आगे ये सारे वर्ड आने वाले हैं, तो बोलो मत ये फोटो करंट क्या है सर, कोई खास टाइप का करंट। लाइट फॉल करी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रैवल करके यहाँ से वहाँ तक गया, मतलब करंट जनरेट हो रहा है। क्या कहलाएगा ये करंट? फोटो करंट। अब आगे वायर कनेक्शन को दिखाते हैं। तो एक एमीटर से वायर ऐसा बाहर की तरफ आया, एक कलेक्टर से वायर ऐसा बाहर की तरफ आया।
अब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं कम्यूटेटर स्विच के ज़रिए। किसके ज़रिए? कम्यूटेटर स्विच। कम्यूटेटर स्विच किसको बोलते हैं अभी समझाता हूँ, सब बोर्ड पर देखेंगे। इस कम्यूटेटर स्विच में आपको 6 पॉइंट दिखाने हैं। कितने पॉइंट दिखाने बोल? 6। इधर देख, बोर्ड पर देख, 1 2 3 4 5 6, ऐसा इस कम्यूटेटर स्विच में आपको 6 पॉइंट दिखाने हैं। अब आप क्या करेंगे, ये एमीटर वाला जो वायर है इसको इस साइड वाले पॉइंट से लाकर कनेक्ट करेंगे, और जो कलेक्टर वाला वायर है, जो कलेक्टर वाला वायर है इसको यहाँ से ऐसा जंप करवा के ये वाले पॉइंट से लाकर कनेक्ट करेंगे। ये सिंबल समझते हैं ना रे? इस सिंबल का क्या मतलब है? एक वायर है, दूसरा वायर उसके ऊपर से आ रहा है, कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं, ऊपर से आ रहा है। अगर आप इसको ऐसा बना दोगे, इसका मतलब यहाँ पर कनेक्शन है, इधर आके जंक्शन है, करंट बढ़ेगा, ऐसा समझ आ रहा है? तो ऐसा मत बनाना, ये रॉन्ग है, ऐसा बनाना। वायर को जंप कराया जा रहा है उसके ऊपर से, कोई कनेक्शन है क्या वहाँ पर? नहीं, ठीक है ना? तो इधर ध्यान से देख, ये वाले वायर को इससे कनेक्ट किया, ये वाले वायर को इससे कनेक्ट किया। अब ध्यान से देखना, ये सामने इधर कनेक्टेड रहेगा और ये अपोजिट में यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा। इतना समझा? इतना समझा? बच गए ये दोनों पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कनेक्शन रहेगा बैटरी का। किसका बेटा? बैटरी का। वेरी मच क्लियर। फिर से बताऊँ, यह वाला वायर उधर गया, यह वाला वायर इधर आया, दोनों अपने सामने सामने, और फिर ये वाले दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या कनेक्टेड रहेगी? बैटरी। दिखाते हैं यहाँ पर बैटरी, सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा। यहाँ पर एक बैटरी है। सर एरो क्यों मारे? एरो क्यों मारे? ये एक ऐसी बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आप वेरी कर सकते हो। क्या कर सकते हो बोल? वेरी, चेंज कर सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। तो हम लोग इसको बोलेंगे वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे बोल? वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो 6 स्विच का 6 पॉइंट का ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है बोल? कम्यूटेटर। इसका नाम क्या है बेटा? कम्यूटेटर। सर काम क्या है इसका? ऐसा काहे को इतना ज़बरदस्त दिखा रहे हो उसको? अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। ये कम्यूटेटर है, ठीक है? अब ज़रा ध्यान से देखना, बैटरी के अलावा भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हमको कनेक्ट करनी है। बैटरी के अलावा भी कुछ चीज़ें कनेक्ट करनी है। सर्किट में रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टाट लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बोल? रियोस्टाट लगाना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी बात, वोल्टेज को, बैटरी के वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। और करंट को नापने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बोल? एम मीटर। करंट को नापने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एम मीटर। तो यहाँ पे देखिए एक एम मीटर लगाया। व्हाट इज दिस? एम मीटर। ये क्या है बेटा? एम मीटर, ठीक है ना? ये देख, रेजिस्टेंस पे एरो आ गया। रेजिस्टेंस पे एरो कौन है? रेजिस्टेंस पे एरो मतलब रियोस्टाट। इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? और ये मैंने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर, ठीक है ना? ये क्या नाप के देगा बेटा अपने को बता? वोल्टेज। सो दिस इज योर एंटायर सेटअप। ये पूरा एंटायर सेटअप सबको अच्छे समझा? दिस इज एम मीटर, इट विल मेजर करंट, एंड दिस इज वोल्ट मीटर, इट विल मेजर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ये रियोस्टाट है, लिखना है तो लिख दो, ठीक है ना? दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डायग्राम बनाने आता है 2 मार्क्स के लिए, कई बार 3 मार्क्स के लिए भी पूछा है। प्रॉपर लेबलिंग के साथ डायग्राम। कितना आसान है, समझा सबको एकदम अच्छे से, ठीक है ना? अब एक ही चीज़ रह गई, एक कम्यूटेटर का काम क्या है सर? इस कम्यूटेटर की मदद से आप इन दोनों इलेक्ट्रोड को जो पोलैरिटी देना चाहते हो वो पोलैरिटी दे सकते हो। मुझे इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव रखना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव रखना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। किसकी मदद से? कम्यूटेटर की मदद से। देखते हैं कैसे, लेट्स सी हाउ। समझ, मैंने इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया और इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव रहेगा ज़रा ध्यान से देखना। ये नेगेटिव है, छोटी वाली लाइन क्या होती है? नेगेटिव होती है ना? ये नेगेटिव है, यहाँ है हम लोग, ध्यान से देखते रहे। इधर 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 कहाँ पहुँचे रे? एमीटर पे। मतलब एमीटर कैसा है? नेगेटिव। ध्यान से देख, ये पॉजिटिव है, इधर आए हम लोग, यहाँ यहाँ इधर इधर, सही है? फिर इसके बाद सॉरी, आई एम सॉरी, ऊपर लाइन दिखानी थी। ये देख, कलेक्ट सॉरी पॉजिटिव
यहाँ गए, इधर गए, ऐसा 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 कलेक्टर। तो एमीटर कैसा हो गया बेटा नेगेटिव, और कलेक्टर कैसा हो गया बोल पॉजिटिव। एमीटर नेगेटिव, कलेक्टर पॉजिटिव। अच्छा मेरे को एक बात बताना, ये कलेक्टर पॉजिटिव है ना अभी, कलेक्टर कैसा हुआ, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ से निकल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये कलेक्टर इसको खींचने की कोशिश करेगा या भगाने की, खींचने की, क्योंकि कैसा है वो पॉजिटिव। तो जब कलेक्टर पॉजिटिव रहता है, कलेक्टर पॉजिटिव रहता है, एमीटर नेगेटिव रहता है, तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सर्किट में देते हैं, इस पोटेंशियल को हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते बोल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो अपनी तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या कर देगा, और बढ़ा देगा और मदद करेगा, खींचेगा उसको, बोले हाँ जल्दी जल्दी दे। तो जब कलेक्टर पॉजिटिव है वो टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है बोल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और इसको प्लस से दिखाते, पॉजिटिव से दिखाते। इसको किससे दिखाते बोल, नहीं समझा क्या, इधर ध्यान से देख, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कलेक्टर पॉजिटिव, ठीक है ना, उस टाइम का पोटेंशियल क्या कहलाता है बोल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या कहलाता है बोल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और इसको हम लोग प्लस में लेते हैं, इसको हम लोग किस में लेते हैं बेटा, प्लस में, प्लस वी। यानी जब इसका ग्राफ बनेगा ना, तो अगर समझो आपने एक्स एक्सिस पे वी को लिया है, ये ओरिजिन है, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल किधर आएगा, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, बोलो इस साइड आएगा, पॉजिटिव ये साइड आएगा, समझा। अब क्या हो अगर, ध्यान से देखना, क्या हो अगर मैं ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दूँ, ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दूँ, तो ध्यान से देखा, ये नेगेटिव इधर आया, ऐसा इधर, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इधर, यहाँ पे ऐसा, कलेक्टर कैसा हो गया, कलेक्टर कैसा हो गया, अभी कैसा था कलेक्टर, अब कैसा हो गया, नेगेटिव। ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव इधर आया, इधर आया, यहाँ पे आया, इधर आया, इधर आया। एमीटर कैसा हो गया, पोलैरिटी क्या हो चुकी है, देख चेंज हो चुकी है, कलेक्टर नेगेटिव हो गया और एमीटर पॉजिटिव। तो ये कम्यूटेटर की खास बात है, आप दोनों में से जिसको पॉजिटिव रखना चाहे रख सकते हो, जिसको नेगेटिव रखना चाहे रख सकते हो, समझ में अच्छे से। अच्छा अगर एमीटर सॉरी कलेक्टर नेगेटिव रहेगा, अगर कलेक्टर नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या दूर फेंकेगा, दूर फेंकेगा। तो उसको एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है, फास्ट कर रहा है, स्लो कर रहा है, स्लो कर रहा है ना, स्लो करना मतलब रिटार्डेशन। तो इस टाइम का जो पोटेंशियल रहता है उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा बोल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसको पॉजिटिव से दिखाएंगे नेगेटिव से, नेगेटिव से। तो आगे एक्सपेरिमेंट के जब ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर ये दो वर्ड आएगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल। कब बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जब कलेक्टर कैसा हो, पॉजिटिव हो विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर, कलेक्टर पॉजिटिव रहेगा तो उस टाइम का पोटेंशियल क्या कहलाता है बोल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और जब कलेक्टर नेगेटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एमिटर तो वो टाइम का पोटेंशियल क्या कहलाएगा बोल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। खत्म हो गया यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या बेटा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अभी हमको ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है। तो अगर आपको डायग्राम पूछा तो आप सिर्फ ये डायग्राम बनाओगे, और पूरा एक्सप्लेन करने बोला तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, उसके ऊपर एक क्वार्ट्स विंडो दिया गया है जहाँ से लाइट अंदर आएगी, दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ है जिसका नाम क्या रखा है हमने, एमीटर। क्वार्ट्स विंडो से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इसी एमीटर के ऊपर आके फॉल करेगी, जिसकी वजह से क्या एमिट करेगा बोल, इलेक्ट्रॉन। इसको कलेक्ट करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रोड रखा गया है, उसका नाम क्या बेटा, कलेक्टर। ये एमिटर और कलेक्टर एक कम्यूटेटर के थ्रू किससे कनेक्टेड है बोल, वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से, एम मीटर से और वोल्ट मीटर से। अब एक चीज़ का काम लिखो, वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए हम लोग सर्किट में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वोल्ट मीटर के जरिए हम लोग सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं, एम मीटर के जरिए हम लोग फोटो करंट की वैल्यू नाप सकते हैं, कम्यूटेटर के जरिए हम लोग कलेक्टर और एमीटर की पोलैरिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और फिर बाद में ये भी समझाओ, अगर कलेक्टर पॉजिटिव है कैसे, वो मत बताओ कि ये इससे कनेक्टेड है ऐसा हो पूरा खाली इतना बताओ। अगर कलेक्टर पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर, उस टाइम पे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, फास्ट करता है। और अगर कलेक्टर नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर तो वो टाइम का जो पोटेंशियल होता है क्या कहलाता है बेटा, रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिटार्ड करता है, अपोज करता है उसके मोशन को। इतना आपको एक्सप्लेन करना है, कर लोगे अगर आया तो। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले तो ये डायग्राम बनाना है फिर यही सब एक्सप्लेन कर लेना। इज़ इट वेरी मच क्लियर। अब हमको देखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे, वो कौन से ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है ना, जिन ऑब्जर्वेशंस को लाइट एज अ वेव एक्सप्लेन
नहीं कर पा रही थी, बट लाइट एज अ पार्टिकल क्या कर दी, एक्सप्लेन कर। समझ में आ रहा अच्छे से? जल्दी से वाला डायग्राम बनाएंगे, देन विल स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। डू इट फास्ट, करो फटाफट। यस एवरीवन, सब टेक्स्ट बुक ओपन रखेंगे अपने सामने, एक एक करके सारे ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस थे, बात कोई नहीं करेगा, सबके सामने टेक्स्ट बुक ओपन रहेगी। पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन रीड करके समझाता हूँ और फिर उसका शॉर्ट वर्जन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? सब टेक्स्ट बुक ओपन रखेंगे। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ, 9 ऑब्जर्वेशन है। कितने ऑब्जर्वेशन है? और उसमें भी बीच बीच में 3-4 ग्राफ है। तो आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं कि पूरे ऑब्जर्वेशन एक साथ पूछेगा, ऐसा नहीं है। तो सारे ऑब्जर्वेशन एक साथ नहीं आने वाले। या तो आपको ऐसा पूछ सकता है कि एनी 2 या एनी 3 ऑब्जर्वेशन को समझाओ, या फिर ऑब्जर्वेशन का पर्टिकुलर टॉपिक बोल देगा। जैसे वो बोल देगा कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फोटो करंट एंड इंटेंसिटी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो खाली वही वाले पॉइंट को, वही वाले ऑब्जर्वेशन को आपको ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करना रहेगा। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? या तो कोई एक ऑब्जर्वेशन स्पेसिफाई करके पूछेगा आपसे, ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करो, या फिर कोई भी रैंडम 2-3 अपने हिसाब से एक्सप्लेन करो। सारा का सारा एक साथ आने वाला है क्या बेटा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इज़ इट वेरी मच क्लियर? लेट्स सी, एक एक करके एक एक ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब लोग देखेंगे बेटा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, when ultraviolet radiation was incident on the emitter plate। emitter plate मतलब कौन? ये ना emitter plate। जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट आई, आगे देखेंगे, करंट आई वॉज रिकॉर्डेड। तो एमीटर में क्या देखने को मिला बेटा? करंट देखने को मिला। आगे पढ़ जरा। करंट आई वॉज रिकॉर्डेड इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वॉज वेरी लो। भले से इंटेंसिटी क्या हो, एकदम ही कम हो। इंटेंसिटी समझता है ना रे? लाइट कितनी मिकदार में है, हल्की लाइट आ रही है तो लो इंटेंसिटी है, बहुत ब्राइट लाइट आ रही है मतलब हाई इंटेंसिटी। तो बोलना वो ये चाह रहा है कि इंटेंसिटी एकदम कम भी रखे ना हम लोग, एकदम हल्की इंटेंसिटी भी रखे, तो भी यहाँ पर करंट देखने को मिल रहा था। क्या बोला समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी कम से कम रखे तो भी यहाँ पर करंट देखने को मिल रहा था, लेकिन एक शर्त थी उसके लिए। क्या शर्त थी, ज़रा आगे देखेंगे। Photo current I was observed only if the frequency of the incident radiation was more than some threshold frequency mu naught। लेकिन अगर यहाँ पे आपको करंट चाहिए तो जो लाइट यहाँ से आ रही थी ना, उसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रखना पड़ रहा था, और उस फ्रीक्वेंसी को नाम क्या दिया गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अंडरलाइन करो, क्या नाम दिया गया उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंबल क्या उसका? म्यू नॉट। सिंबल क्या बेटा? म्यू नॉट। अब ज़रा ये पॉइंट समझो ज़रा ध्यान से, बहुत सिंपल चीज़ है। इधर देख, असल में लोग नोटिस ये कर रहे थे, अगर मैं तुम्हारी भाषा में समझाऊँ तो, कि जो लाइट यहाँ से आ रही है ना, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम है, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है बोल? कम है। समझ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेट से 10 है, तो जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 7, 8, 6 ऐसा कुछ है, 10 से कम है, तो यहाँ पर करंट देखने को मिल रहा था क्या? नहीं। इंटेंसिटी कुछ भी रखो, एकदम हल्की लाइट भेजो या एकदम ब्राइट लाइट भेजो, इंटेंसिटी मैक्सिमम कर दो या इंटेंसिटी मिनिमम कर दो, मीडियम कर दो, कुछ भी कर दो, इंटेंसिटी कुछ भी कर दो, अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम थी तो यहाँ पे करंट देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा थी, म्यू नॉट से अगर फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा? ज़्यादा, तो इंटेंसिटी कम हो या ज़्यादा हो, दोनों ही केस में करंट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। पहला ऑब्जर्वेशन समझा? पहला ऑब्जर्वेशन समझा? फिर बोलो, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी तो इंटेंसिटी कुछ भी रहने दो, करंट दिख रहा था क्या? नहीं। और अगर इसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो या कम हो, लाइट ब्राइट आ रही हो या डिम आ रही हो, तो भी करंट वहाँ पे देखने को मिल रहा था। यानी अगर आपको फ़ोटो करंट चाहिए, आप चाह रहे हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के वहाँ तक पहुँचे, तो आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी कम से कम कितनी रखनी है? म्यू नॉट। इतनी या इससे ज़्यादा। देखो पढ़ो उधर। Photo current I was observed only if the frequency of the incident radiation was more than some threshold frequency mu naught. Mu naught was same for a given metal and was different for different metal used as the emitter. For a given frequency mu greater than mu naught of the incident radiation, no matter how feeble was the light, meaning however small the intensity of the radiation be, electron was always emitted.
अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू म्यू नॉट से ज़्यादा थी तो लाइट कितनी भी फीबल हो, कितनी भी डिम हो, कितनी भी हल्की हो, इंटेंसिटी कितनी भी कम हो, करंट अपने को देखने को मिल रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे। इन शॉर्ट पहले ऑब्जर्वेशन का अगर मैं निचोड़ कंक्लूजन लिखना चाहूँ तो पहले ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या है बेटा, देख, अगर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से ज़्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से ज़्यादा है तो फोटो करंट आई प्रेजेंट है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, फोटो करंट आई वॉज प्रेजेंट, ठीक है ना। डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, मतलब क्या रे, मतलब क्या बोल, इंटेंसिटी कम हो, इंटेंसिटी ज़्यादा हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से ज़्यादा है तो करंट हमेशा दिख रहा था। वही अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से कम थी तो फोटो करंट नहीं दिख रहा था, फिर इंटेंसिटी कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, फोटो करंट नहीं दिख रहा था। एकदम अच्छे से समझा। असल में साइंटिस्ट लोग सोच क्या रहे थे मालूम, एकदम ब्राइट लाइट भेज देते, एकदम ब्राइट लाइट, आया 25 वॉट की लाइट, ऐसा फुल इंटेंसिटी। तो उन लोग को उम्मीद ये थी कि इतनी ब्राइट लाइट आ रही है, इतनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही बाहर, फोटो करंट दिखेगा ही, पर उन लोग को फोटो करंट नहीं दिख रहा था। अगर फोटो करंट चाहिए तो उन लोग को फ्रीक्वेंसी कितनी करनी पड़ रही थी, बोल, म्यू नॉट से ज़्यादा, म्यू नॉट से ज़्यादा, म्यू नॉट से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी थी तो मत भेज ब्राइट लाइट, एकदम डिम लाइट भेज, तो भी करंट देखने को मिल रहा था। ऑब्जर्वेशन समझा। अभी ये ऑब्जर्वेशन समझो, फिर समझेंगे वेव नेचर इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया, और फिर समझेंगे ना आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन समझा सबको। तो देखो उतना जो 4-5 लाइन में उसने लिखा है, मैंने उसका निचोड़ ये 2 लाइन में लिख दिया, एकदम अच्छे से समझा। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और आई मतलब फोटो करंट, आई मतलब फोटो करंट, एकदम अच्छे से समझा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सब लोग देखेंगे बेटा सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है। देखो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो, देयर वॉज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लाइट पड़ी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो जिस मोमेंट पर लाइट पड़ी ना, उसी मोमेंट पे एमीटर का कांटा हिलने लगा, ज़रा भी टाइम का गैप नहीं था। ऐसा नहीं था कि लाइट अभी पड़ी है, 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद यहाँ पे एमीटर का कांटा हिल रहा है। अच्छा, एमीटर का कांटा हिल रहा है मतलब करंट आ रहा है, करंट आ रहा है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। तो ज़रा भी टाइम लैग था क्या, बोल, ज़रा भी टाइम लैग था क्या, नहीं, नो टाइम लैग। ऐसा नोटिस गया नैनो सेकेंड में, कितने सेकेंड में, नैनो समझते हैं ना, 10⁻⁹, यानी इमीडिएटली, फ़ौरन जैसे लाइट यहाँ पर आई, फ़ौरन फोटो एमिशन होने लगा, फ़ौरन करंट दिखने लगा। और जैसे लाइट स्टॉप कर दिया गया, जैसे लाइट स्टॉप कर दिया गया, फ़ौरन करंट भी क्या हो गया बेटा, स्टॉप। ना करंट के आने में और ना करंट के जाने में कहीं पे भी टाइम लैग था क्या बेटा, नहीं, इमीडिएट एमिशन हो रहा था। समझ में आ रहा अच्छे से। देखो फिर से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, देयर वॉज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द फोटो करंट स्टार्टेड इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली मतलब फ़ौरन, उसी लम्हे में, उसी वक्त, इंस्टेंटेनियसली विद इन 10⁻⁹ सेकेंड ऑन शाइनिंग द रेडिएशन इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन वॉज लो। एकदम हल्की लाइट भी दे रहे थे तो भी ये देखने को मिल रहा था, जैसे ही लाइट एमिटर पर पड़ी फ़ौरन करंट क्या हो गया बेटा, निकलना चालू। ज़रा भी टाइम लैग था क्या, नहीं। आगे देखो, एज सुन एज द इंस्टेंट रेडिएशन वो स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट ऑल्सो स्टॉप। और जैसे ही लाइट को स्टॉप कर दिया गया, करंट भी क्या हो गया बेटा, स्टॉप। सही है। सेकेंड पॉइंट समझा। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो नो टाइम लैग बिटवीन, ज़रा भी टाइम का लैग या टाइम का डिफरेंस नहीं था, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, लाइट इंसिडेंस यानी लाइट के पड़ने पे एंड फोटो करंट। आई मतलब कौन रे, फोटो करंट। लाइट के एमिटर पर पड़ने के बीच में और फोटो करंट के बनने के बीच में ज़रा भी टाइम लैग था क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। 10⁻⁹ सेकेंड, नैनो सेकेंड्स के अंदर फ़ौरन करंट जनरेट हो जा रहा था। और जैसी लाइट स्टॉप हो रही थी वैसे करंट भी क्या हो जा रहा था, बोल, स्टॉप हो जा रहा था। अब आपको ऐसा लगेगा ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वेव नेचर को देखोगे ना, ये तो छोटी मोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे, अभी आगे देखेंगे जब हम लोग वेव नेचर का फेलियर पढ़ेंगे।
समझ में आ रहा है अच्छे से। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक एक ऑब्जर्वेशन को समझो, ऑब्जर्वेशन समझेगा तो आगे के 2 टॉपिक समझेंगे, क्यों वेव नेचर फेल हुआ और कैसे आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। पहले ऑब्जर्वेशन समझो, 2 ऑब्जर्वेशन समझे एकदम आसान भाषा में। पहला ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी लाइट की, इंटेंसिटी कुछ भी रहने दो, करंट बन रहा था। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी लाइट की, इंटेंसिटी कम रखो या ज़्यादा रखो, करंट नहीं बन रहा। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जैसे ही लाइट पड़ रही थी फ़ौरन क्या हो रहा था, करंट बन जा रहा था। ज़रा भी टाइम लगता क्या दोनों के बीच में, नहीं, इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली विद इन नैनो सेकेंड्स बन जा रहा था करंट। और जैसी लाइट स्टॉप हो जा रही थी, जैसी लाइट स्टॉप हो जा रही थी फ़ौरन करंट भी क्या हो जाता था बेटा, स्टॉप हो जाता। ये 2 ऑब्जर्वेशन समझे। मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। थोड़ा चाय की चुस्की ले ले तो फिर पलट रहे पन्ना। अच्छा वही पेज पे क्या, सॉरी क्या दिया देखो, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। व्हाट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, किसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल? जब अपना कलेक्टर कैसा रहेगा, पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेस करेगा या अपोज करेगा, असिस्ट करेगा। तो ध्यान से देख क्या लिखा है उधर, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वी फिक्स। मतलब 2 चीज़ों को फिक्स कर रहा हूँ मैं, 2 चीज़ें नहीं चेंज कर रहा हूँ। कौन सी 2 चीज़? ये जो लाइट आ रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया, ना बढ़ा रहा हूँ ना कम कर रहा हूँ, फिक्स कर दिया। और यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको भी तो चेंज किया जा सकता है ना, पर मैं इसको भी क्या कर दे रहा हूँ, फिक्स कर दे रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है और वोल्टेज भी फिक्स है। तो सर बदल किसको रहे फिर, देख आगे बदल किसको रहे। इफ़ द इंटेंसिटी वॉज इंक्रीज, किसको बदल रहे बोल, इंटेंसिटी को। किसको बदल रहे बोल, इंटेंसिटी को। यानी ऐसा समझ, ये जो लाइट का सोर्स है ना, ये एक टॉर्च है। क्या बेटा, ये एक टॉर्च है। इस टॉर्च के अंदर 2 नॉब लगे हुए, ऐसा कम ज़्यादा करने वाले, जैसा वॉल्यूम बढ़ाने और कम करने वाला रहता है ना, इस टॉर्च में 2 ऐसा नॉब लगे हुए। एक नॉब लगा है फ्रीक्वेंसी का, एक नॉब लगा है इंटेंसिटी का। तो पहले वाले नॉब को आगे करूँगा तो लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और कम करूँगा तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। पीछे वाले नॉब को आगे करूँगा तो इंटेंसिटी बढ़ रही, ब्राइट होती जा रही है लाइट, और पीछे करूँगा तो इंटेंसिटी कम हो रही, डिम होती जा रही लाइट। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में उसने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी वाले को हाथ भी नहीं लगाना है, फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, कांस्टेंट। बैटरी का वोल्टेज भी क्या रखना है, कांस्टेंट। धीरे धीरे करके किसको बढ़ाना है बोल, इंटेंसिटी को बढ़ाना है। तो करंट के साथ क्या होगा, तो लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वी वोल्टेज इसको भी फिक्स कर देते हैं, तो इंटेंसिटी के बढ़ाने पर करंट की वैल्यू भी क्या हो जा रही है बेटा, बढ़ जा रही है। इंटेंसिटी के बढ़ाने पर करंट की वैल्यू भी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अब हो सकता है आप में से किसी के मासूम से दिल में एक मासूम सा सवाल है, अभी तो आप बोल रहे तो इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। करंट बनेगा या नहीं बनेगा ये मैं बोल रहा था इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इंटेंसिटी जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, करंट बनने वाला है क्या, नहीं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो लो इंटेंसिटी पे भी करंट बन रहा था और हाई इंटेंसिटी पे भी करंट बन रहा था। लेकिन कितना बन रहा था, इंटेंसिटी जैसे बढ़ाते जा रहे थे करंट भी क्या होते जा रहा था बोल, बढ़ते जा रहा था। ऐसा देखा गया लीनियर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बोल, लीनियर मतलब सर इंटेंसिटी डबल करंट डबल, इंटेंसिटी 4 गुना करंट 4 गुना, तो लीनियर रिलेशन है ना। ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व बनेगा या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। देख नेक्स्ट पेज पे ग्राफ है, देखो नेक्स्ट पेज पे ग्राफ है, किसका किसका ग्राफ है, देख एक्स एक्सिस पे कौन है, देख कौन है एक्स एक्सिस पे, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, और वाई एक्सिस पे कौन है, फोटो करंट। लाइन कैसी दिख रही है आपको, स्ट्रेट। जितना गुना इंटेंसिटी बढ़ रही थी उतना गुना करंट बढ़ रहा था। लेकिन एक शर्त है, हाँ उधर, ये सब कब होगा बोल, ये सब कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इंटेंसिटी 10 गुना भी बढ़ा दो, करंट कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं, करंट बनेगा ही नहीं, ज़ीरो करंट रहेगा। समझ में आ रहा है मुद्दा, समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखो, थर्ड पॉइंट को लिख रहा हूँ मैं इधर, थर्ड पॉइंट को लिख रहा हूँ मैं इधर। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था, म्यू, म्यू मतलब कौन रे, म्यू मतलब कौन, फ्रीक्वेंसी, प्लस वी मतलब कौन, वी मतलब पोटेंशियल, प्लस लगा हुआ है मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इन दोनों को मैंने कैसा रखा है बोल, फिक्स्ड रखा है। इन दोनों को कैसा रखा है बोल, फिक्स। तो नोटिस क्या किया मैंने, इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट भी क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। तो इंटेंसिटी कम करेंगे तो फोटो करंट भी कम हो रहा है। और ये चीज़ कैसे हो रही थी बोल, ये चीज़ कैसे हो रही थी, लीनियरली। कैसे हो रही थी बोल, लीनियरली मतलब अगर ये 2 गुना बढ़ा तो ये भी 2 गुना, ये 3 गुना बढ़ा तो ये भी 3 गुना।
तो ग्राफ कैसा आया मेरे पास, एक्स एक्सिस पर लिए सर हमने इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पर क्या लिया बेटा हमने, फोटो करंट आई। ग्राफ कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन, ख़त्म। समझा एकदम अच्छे से। अधिक ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंस रेडिएशन एंड फोटो करंट प्रोड्यूस इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन है। तो आप क्या समझाओगे खाली, पॉइंट नंबर 3। और कुछ समझाने की जरूरत है क्या, नहीं। क्या बताओगे खाली, बोलो क्या बताओगे। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट क्या हो रहा था बेटा, बढ़ रहा था, लीनियरली बढ़ रहा था। एज लॉन्ग एज, एक शर्त है उसके लिए, क्या, फ्रीक्वेंसी जो आपने फिक्स किया है उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। बस इतना समझा दो और ये वाला ग्राफ बना दो, मिल गया मार्क्स। इजी, समझा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। ये हो गया अपना थर्ड ऑब्जर्वेशन। अभी आते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 4 पे। क्या है, देखो ऑब्जर्वेशन नंबर 4, सब ध्यान देंगे बेटा। द फोटो करंट आई कुड ऑल्सो बी वेरीड बाय चेंजिंग द पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट। मतलब देख, अभी मैं क्या कर रहा था, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को क्या रख रहा था, फिक्स। किसको चेंज कर रहा था, इंटेंसिटी को चेंज कर रहा था। तो मैंने क्या नोटिस किया, करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही। अब मैं क्या कर रहा हूँ मालूम, अब मैं कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को फिक्स। किसको फिक्स करा, बोल, फ्रीक्वेंसी भी और इंटेंसिटी भी। मतलब जो टॉर्च पे दोनों नॉब है ना, किसको भी हाथ नहीं लगाना है। फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, इंटेंसिटी भी फिक्स है। किसको बदल रहा, बोल, किसको बदल रहा हूँ, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को, इसको बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने क्या नोटिस किया मालूम, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को जब हम लोग बढ़ाते हैं ना, तो करंट क्या होने लगता है, बोल, बढ़ने लगता है। करंट क्या होने लगता है, बोल, बढ़ने लगता है। लेकिन एक चीज़ इधर पे देखने को मिली, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ, करंट भी बढ़ते आता है, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक। एक टाइम आ जाता है कि करंट इतनी वैल्यू को पहुंच जाता है, अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना भी बढ़ाओ, करंट क्या रहेगा, बोल, जितना है उतना ही रहेगा। तो जो मैक्सिमम करंट रीच हो रहा था, इसको सैचुरेशन करंट बोले हमने। इसको क्या बोले, बोल, सैचुरेशन करंट। इस चीज़ को हम लोग ग्राफ के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। इधर देखना, ये चीज़ को हम लोग ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं। ये मैंने लिया एक्स एक्सिस, कौन है बेटा एक्स एक्सिस पे, बोल, वोल्टेज। एक्स एक्सिस पर कौन है, बोल, ये लिया मैंने वाई एक्सिस। सर इधर बीच में क्यों ले रहे बेटा, वोल्टेज एक्सेलरेटिंग भी हो सकता है, रिटार्डिंग भी हो सकता है। एक्सेलरेटिंग रहेगा तो पॉजिटिव साइड पर ग्राफ आएगा, रिटार्डिंग रहेगा तो नेगेटिव साइड पर ग्राफ आएगा। वाई एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं करंट, वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं बेटा, करंट, फोटो करंट। तो समझो मैंने पोटेंशियल को 0 रखा, पोटेंशियल को कितना रखा, 0। कान खोल के सुन, दिमाग खोल करके जवाब देना। पोटेंशियल को कितना रखा मैंने, 0। बता इधर करंट कितना रहेगा, 0। वेरी गुड। पोटेंशियल को कितना रखा मैंने इधर, 0। करंट कितना रहेगा इधर, 0। नालायक हो, इधर करंट ये बैटरी दे रही है क्या, पूरा बेसिक ही भूल गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इधर करंट ये बैटरी दे रही है क्या, कौन दे रहा है करंट, ये एमीटर से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो दे रहा है करंट। इसको रखना 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रख 0। यहाँ से लाइट आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, यहाँ से क्या एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाएगा, मतलब बनाना करंट, रहने दे इसको 0, इधर बनाना करंट। यानी अगर पोटेंशियल 0 है तो भी करंट 0 रहेगा क्या, नहीं रहेगा। करंट किसकी वजह से रहेगा, बोल, किसकी वजह से रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, लाइट के आने की वजह से रहेगा। इसीलिए आप देखोगे ग्राफ में जब V को 0 रख रहे हैं ना, तो करंट 0 नहीं, थोड़ा बहुत है करंट, देख रहे हो। ये देख V कितना है बेटा, 0 है, पर करंट है थोड़ा बहुत, दिख रहा है, करंट है, सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ, इसको धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है, करंट भी क्या होता है, बोल, बढ़ता है। करंट भी क्या होता है, बोल, बढ़ता है। कैसा बनेगा ग्राफ, देख, पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, दिख रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आ गया, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया, उसके बाद पोटेंशियल कितना भी बढ़ाते जाओ, करंट की वैल्यू जो थी वही, देख रहे हो। पोटेंशियल बढ़ा जितना बढ़ाना है, लेकिन करंट जहाँ पहुँच गया था वहीं है, और बढ़ रहा है क्या, नहीं। इस मैक्सिमम करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल, सैचुरेशन करंट। ये आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ये आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 4। अगर मैं लिखूँ इसको, ऑब्जर्वेशन नंबर 4 को लिखूँ, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, कौन कौन बेटा, बोल,
फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ये दोनों कैसे हैं, फिक्स है। कौन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। प्लस वी मतलब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इसको क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, इंक्रीज। तो जब ये इंक्रीज होता है तो फोटो करंट भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। होते ही जाता है क्या, कहाँ तक इंक्रीज होता है, टिल अ मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड सैचुरेशन करंट। बस ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4। फिर से पढ़ो जरा वो पॉइंट नंबर 4, ऑब्जर्वेशन नंबर 4, सॉरी क्या दिया भाई, देख ठंडी हो गई रे पूरी। देख जरा क्या दिया है, फोटो करंट I could also be varied by changing the potential of the collector plate. I was dependent on the accelerating potential V, potential difference between the emitter and the collector for given incident radiation, that is intensity and frequency were fixed. पहली लाइन में लिखा देख मैंने, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या रखा गया बेटा, इंटेंसिटी और ये म्यू मतलब कौन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही क्या रखा गया है, फिक्स। तो करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर। कैसे, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट क्या हो रहा है, देख बढ़ रहा है, पढ़ आगे। इनिशियली द करंट इंक्रीज, शुरुआत में करंट क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ विथ वोल्टेज, बट देन इट रिमेन्ड कांस्टेंट। दिस वाज टर्म्ड एज सैचुरेशन करंट आई नॉट। इसी को हमने क्या नाम दिया बेटा, सैचुरेशन करंट आई नॉट। क्या नाम दिया बोल, सैचुरेशन करंट आई नॉट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई नॉट, यहाँ पे क्या लिख दिया बोल, आई नॉट। सर जो टेक्स्ट बुक में ग्राफ है ना वो ऐसा दिख नहीं रहा है, टेक्स्ट बुक का ग्राफ कुछ अलग दिख रहा है। तो छोड़ो, वो गिरा है, एयरबड गिरा है। टेक्स्ट बुक का ग्राफ देखो कुछ अलग सा दिख रहा है ना। असल में टेक्स्ट बुक के ग्राफ में ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ऑब्जर्वेशन नंबर 5, ऑब्जर्वेशन नंबर 7 उन तीनों को मिला करके बनाया गया। ये जो मैंने ग्राफ बनाया सिर्फ और सिर्फ किसका ग्राफ है, 4 का है। अब मैं यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन नंबर 5 समझाता हूँ और फिर उसको ग्राफ में मिलाता हूँ, फिर ऑब्जर्वेशन नंबर 7 को समझेंगे और उसको ग्राफ में मिलाएंगे। यानी ये जो ग्राफ है ये अकेला 3 पॉइंट का ग्राफ है। कौन कौन से 3 पॉइंट का ग्राफ, 4th, 5th एंड 7th, ये तीनों ऑब्जर्वेशन का मिला करके ग्राफ बना हुआ है। लेकिन अगर मुझे ये पूछा एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फोटो करंट एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो मैं क्या समझाऊंगा, इफ़ द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंस रेडिएशन वर फिक्स एंड value of the accelerating potential was increased, current was also increasing up to a maximum value called as saturation current। इतना बोलूँगा और ये वाला ग्राफ बना दूंगा, बस समझ में आ रहा है। तो अब साइंटिस्ट लोगों को ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यार पहले वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा था, इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख दिया, वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट बढ़ा लेकिन एक औकात तक ही बढ़ा, एक लिमिट तक बढ़ा और रुक गया। इसको क्या नाम दिया उन्होंने, सैचुरेशन करंट। तो उन्होंने बोला लाओ अब इसी चीज़ में इंटेंसिटी की भी मिलावट कर दी जाए। यानी अब उन लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी को रखे, ये टॉर्च याद है ना जो लाइट भेज रही है, इंटेंसिटी फिक्स कर दिए, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिए, ठीक है ना। किसको बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को। करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहाँ तक, एक मैक्सिमम वैल्यू तक। क्या नाम दिया उसको, सैचुरेशन करंट। एक ग्राफ बन गया, हाँ खुश, चलो अच्छी बात है। अब चलते दूसरे पॉइंट पर। क्या किया मालूम है उन्होंने, फ्रीक्वेंसी उतनी रखा, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दी। इंटेंसिटी क्या किया बोल, थोड़ी बढ़ा दिए। वापस से वोल्टेज को 0 से चालू की, फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट क्या होगा बोल, बढ़ेगा। कहाँ तक, एक लिमिट तक। क्या बोलेंगे उस लिमिट को, सैचुरेशन। पर अब उन्होंने क्या नोटिस किया मालूम, पहले की बनिस्बत अब की इंटेंसिटी हमने क्या किए, बढ़ाए ना, तो पहले की बनिस्बत अब का फोटो करंट भी बढ़ के आ रहा है। फोटो करंट भी क्या होके आ रहा है बोल, बढ़ के आ रहा है। तो ये जो बना था ये पहली इंटेंसिटी पे बना था, एक इस पे बना था बोल, पहली इंटेंसिटी पे। अब मैंने लाइट की इंटेंसिटी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद रोक दिया, ऐसा नहीं कि बढ़ाते ही जा रहा हूँ, बढ़ा के एक वैल्यू लिया और रोक दिया। अब किसको चेंज करा बोल, वोल्टेज को। मैंने देखा वोल्टेज 0, थोड़ा बहुत करंट है, वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू को पहुँचा। क्या कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू, सैचुरेशन करंट। कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा। पहली वाली इंटेंसिटी पे या दूसरी वाली इंटेंसिटी पे, दूसरी वाली इंटेंसिटी, I02। समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर मैंने क्या किया, इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ा दिया, चेक करने के लिए कि खाली इसी केस में हो रहा है या बार बार हो रहा है। इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ा दिया, थर्ड इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ा दिया।
वापस से वोल्टेज जीरो, बढ़ाया करंट बढ़ रहा है, बढ़ाया करंट बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ा सैचुरेशन करंट, मैंने नोटिस किया सैचुरेशन करंट और बढ़ गया, इंटेंसिटी और बढ़ाए तो सैचुरेशन करंट और बढ़े। कैसा बनेगा ग्राफ बोल? ऐसे। यानी क्या नोटिस करने को मिल रहा है हमको? इंटेंसिटी जितना बढ़ाते हैं सैचुरेशन करंट की वैल्यू उतनी ही बढ़ते जाती है। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट 1 है, सबस्क्रिप्ट 2 है, सबस्क्रिप्ट 3 है, ये तीनों किसको दिखा रहा है बेटा बोल? इंटेंसिटी को। ये तीनों किसको दिखा रहा है? इंटेंसिटी को। ठीक है ना? इसमें पहली वाली इंटेंसिटी सबसे कम है, पहली वाली इंटेंसिटी सबसे कम है, सेकेंड वाली इंटेंसिटी ज़्यादा है, थर्ड वाली उससे ज़्यादा है। ठीक है? तो फोटो करंट भी क्या हो रहा है बेटा? सैचुरेशन करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ज़रा पढ़ते, यही पॉइंट दिया हुआ है क्या? कीपिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स। अगर वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा जाए, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉज इंक्रीज, और इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट ऑल्सो इंक्रीज प्रपोर्शनली। तो जितनी इंटेंसिटी बढ़ाई गई थी उतना ही सैचुरेशन करंट भी क्या हुआ बेटा? बढ़ा। तो वही बताए ना, इंटेंसिटी बढ़ाते तो सैचुरेशन करंट क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन करंट क्या हो जाता है बोल? बढ़ जाता है। और प्रोपोर्शनलिटी मतलब लीनियरली, यानी अगर इंटेंसिटी आपने डबल किया है तो सैचुरेशन करंट भी डबल हो जाए। जैसे समझ, पहले इंटेंसिटी 20 थी, इंटेंसिटी कितनी थी? 20, मुझे सैचुरेशन करंट 5 मिला। कितना मिला? 5। अब मैंने इंटेंसिटी को 20 से बढ़ाकर 60 कर दिया। कितना कर दिया? 60। तो सैचुरेशन करंट कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बोल? 15। इंटेंसिटी कितना गुना बढ़ा है? 20 से 60 के ना, मतलब 3 गुना। तो सैचुरेशन करंट भी 5 से 15 हो जाएगा, 3 गुना बढ़ेगा। समझा? तो पाँचवा पॉइंट मुझे क्या बोलता है, ध्यान से देखना। पाँचवा पॉइंट मुझे क्या बोलता है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दूँ, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूँ बेटा? फिक्स, और सेम वही पोटेंशियल पे, जिस पोटेंशियल पे पहले ग्राफ बनाया था वही पोटेंशियल पे सेम ग्राफ वापस से बना रहा हूँ। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कीपिंग सेम, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी क्या रख रहा हूँ मैं? सेम। जैसा पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3, फिर 4, वही पोटेंशियल अभी भी ले रहा हूँ। और फ्रीक्वेंसी पहले जितनी थी फ्रीक्वेंसी अभी भी उतनी है। किसको बढ़ा रहा हूँ? किसको बढ़ा रहा हूँ बोल? इंटेंसिटी को। किसको बढ़ा रहा हूँ बेटा? इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ। तो किसकी वैल्यू इंक्रीज हुई बोल? I नॉट। व्हाट इज दिस I नॉट बोल? सैचुरेशन करंट। इसकी वैल्यू क्या हुई बेटा? इंक्रीज। और कैसे इंक्रीज हुई? लीनियरली। मतलब इंटेंसिटी डबल करो सैचुरेशन करंट डबल, इंटेंसिटी ट्रिपल करो सैचुरेशन करंट ट्रिपल। दिस इज़ योर 5th ऑब्जर्वेशन। एकदम अच्छे से समझा 5th ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते आगे बढ़ते। छठा ऑब्जर्वेशन थोड़ा रुक के पढ़ाता हूँ, 7वां ऑब्जर्वेशन देखो क्योंकि वो इसी ग्राफ से रिलेटेड है। लुक एट व्हाट इज द 7th ऑब्जर्वेशन। सब लोग देखेंगे। सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर दिया मैंने, सब सेम पॉइंट से चालू कर दिया मैंने। हाँ, 7वां ऑब्जर्वेशन देखेंगे बेटा सब लोग। इफ़ इंक्रीजिंगली नेगेटिव पोटेंशियल वर अप्लाइड टू द कलेक्टर। अब क्या कर रहा बोल? मैं कलेक्टर को क्या कर रहा बोल? नेगेटिव। कलेक्टर को क्या कर रहा बोल? नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आ गया, रिटार्डिंग। और इसको बढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब पहले -1, फिर -2, फिर -3। यानी ये जो कलेक्टर है इसकी नेगेटिविटी को बढ़ाते जा रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, करंट बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? भाई ये जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा रोकेगा भाग पीछे। तो करंट बढ़ेगा या कम होएगा? कम होएगा। करंट क्या होगा बोल? कम होएगा। कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसको और नेगेटिव करते जा रहा हूँ, करंट और कम होते जा रहा है। इसको और नेगेटिव करते जा रहा हूँ, करंट और कम होते जा रहा है। एक टाइम आएगा कि ये इतना नेगेटिव हो जाएगा कि करंट कम होते होते 0 हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा बोल? 0। तो जिस पोटेंशियल पे करंट 0 हो गया था, जिस पोटेंशियल पे करंट 0 गया था, पहले तो बताना वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है या रिटार्डिंग। तो जिस रिटार्डिंग पोटेंशियल पर करंट 0 हो जा रहा था उसको उन्होंने नाम दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम ही बता रहा है उसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब करंट स्टॉप हो गया। फोटो करंट क्या हो गया बोल? स्टॉप हो गया। समझ में आ रहा है अच्छे से? पढ़ो पॉइंट।
इफ इंक्रीजिंगली नेगेटिव पोटेंशियल वर अप्लाइड टू द कलेक्टर द फोटो करंट डिक्रीज, फोटो करंट क्या होने लग गया बोल, डिक्रीज होने लग गया। एंड फॉर सम टिपिकल वैल्यू, और कोई तो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू थी जिसको उसने नाम दिया माइनस वी नॉट। देख रहे हो माइनस क्यों लगाए रे, माइनस क्यों लगाए बोल, रिटार्डिंग है। माइनस वी नॉट करके एक वैल्यू आई, फोटो करंट बिकेम जीरो। फोटो करंट कम होते होते कितना हो गया बेटा, जीरो। तो अगर इस चीज़ को मैं ग्राफ में दिखाऊं, ध्यान से देखना, इस चीज़ को मैं ग्राफ में दिखाऊं, इंटेंसिटी मैंने पहले जितनी रखा 1 वाली, कितनी रखा इंटेंसिटी बोल, 1 वाली इंटेंसिटी रखा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रखा, खाली पोटेंशियल को पॉजिटिव से कैसे कर दिया, नेगेटिव से। कैसे किए रहेंगे रे पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव, कैसे किए रहेंगे था, एक कम्यूटेटर की मदद से। कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव से क्या कर दिया, नेगेटिव। आप जितना नेगेटिविटी को बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल की, रिटार्डिंग पोटेंशियल जितना बढ़ाते जाओगे, करंट क्या होता जा रहा था, कम। तो ग्राफ देख कैसा बनेगा, ये साइड का वोल्टेज लोगे या ये साइड का, ये साइड। करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम। तो देख करंट कम होते जा रहा है, 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 कितना हो गया देख, करंट कम होते थे कितना हो गया, जीरो। इसको उन्होंने क्या नाम दिया बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको उन्होंने क्या नाम दिया बोल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हैरानी के तौर पर उनको एक चीज़ देखने को मिली, ज़रा ध्यान से सुनना, हैरानी के तौर पर उनको एक चीज़ देखने को मिली कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे तो सैचुरेशन करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है इंटेंसिटी बढ़ाने पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो, बढ़े। पर उन्होंने नोटिस किया इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, हर बार स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही आ रहा था, हर बार स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही आ रहा था। यानी करंट वहीं आकर रुक रहा था जहाँ पर पहले केस में रुका, इंटेंसिटी जितनी बढ़ाना बढ़ा। एकदम पगला रहे थे साइंटिस्ट लोग, जैसा अभी तुम लोग हो रहे हो कि चल क्या रहा है, ऐसा लोग चल काय को हो रहा है ऐसा। भाई अगर इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर पोटेंशियल जो स्टॉप कर रहा था करंट को, वो भी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, सेम आ जा रहा है। इसलिए तो मैं बोल रहा बहुत बवाल एक्सपेरिमेंट है ये, सब एकदम परेशान थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और आप भी फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओगे जब एक बार आप आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन समझ जाओगे। ये एक एक पॉइंट आपको ना सेंस बनाने लगेगा, अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा था, ऐसा सेंस बनाने जब आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन आएगा, जो मैं दूंगा, वो अपनी कब्र से आके नहीं देगी। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। तो देखो इसी चीज़ को उसने मेंशन किया वहाँ पर। पहले तो वो ये बता रहा है कि नेगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे थे, फोटो करंट कम होते जा रहा था, एक पर्टिकुलर वैल्यू आई जिसको उसने नाम दिया माइनस वी नॉट, जहाँ पर आकर के करंट कितना हो गया, जीरो। क्या बोले इसको हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और फिर आपको वो ये बता रहा है इंटेंसिटी कितना भी बदलो, हर बार स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा था, सेम। रीड करते देखो, if increasingly negative potential were applied to the collector the photocurrent decreased and for some typical value minus V naught photocurrent became zero. V naught was termed as cutoff or stopping पोटेंशियल। इसी वी नॉट को क्या नाम दिया गया बेटा बोल, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगे देखिए बेटा, इट इंडिकेटेड दैट व्हेन द पोटेंशियल वाज रिटार्डिंग द फोटो करंट स्टिल हैड इनफ एनर्जी टू ओवरकम द रिटार्डिंग अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रीच द कलेक्टर। सर ये क्या लिखा हुआ है, इससे साइंटिस्ट लोगों को एक बात तो समझ में आ रही थी कि जैसे ही मैंने कलेक्टर को नेगेटिव किया, क्या करंट फौरन रुक गया, क्या नहीं, मतलब कलेक्टर नेगेटिव होने के बावजूद भी ये नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपोज करेगा। फिर भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी कि वो इसके अपोजिशन को ओवरकम करके यहाँ तक पहुँच रहा था। समझ, सामने इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये खुद भी नेगेटिव हो गया है तो करंट को रोक रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है ना, फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक चल के आ रहा है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तभी तो चल के आ रहा है, नेगेटिव के अपोज में चल के आ रहा है। लेकिन हमेशा चल के आ रहा था क्या, एक टाइम पर आके उसकी भी औकात खत्म हो जा रही थी और वो कितना हो जा रहा था, जीरो हो जाए। देख आगे देख क्या लिखा उधर, एंड रीच द कलेक्टर वैल्यू ऑफ वी नॉट वॉज सेम। देख यही लाइन मैं बोल रहा था, वैल्यू ऑफ वी नॉट वॉज सेम फॉर एनी इंसिडेंट इंटेंसिटी एज लॉन्ग एज द इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी वॉज सेम। अगर फ्रिक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो कम कर दो, वी नॉट की वैल्यू क्या आ रही थी बेटा, सेम आ रही थी। यही पॉइंट मैं बोल रहा था, समझा, आगे बढ़ो। बट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एमिटर मटेरियल। हाँ, अगर इसका मटेरियल बदल दिए ना एमिटर का तो वी नॉट बदलता। समझ में आ रहा अच्छे से, मटेरियल बदले ना, अगर ये वाला मटेरियल बदल दिए ना, ये जो यहाँ पे एमिटर लगा है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट सब बदलता है। समझ में आ रहा अच्छे से, वो तो मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सातवां पॉइंट है, इसमें आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ रही है। पहला, अगर मैंने रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ाया, माइनस वी मतलब बोल, माइनस वी मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाया, तो फोटो करंट क्या हो रहा था बेटा, घट रहा था। फोटो करंट क्या हो रहा था, घट रहा था। और फिर एक पॉइंट आया माइनस वी नॉट,
क्या नाम दिया हमने इसको, क्या नाम दिया इसको बोल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पॉइंट पर फोटो करंट कम होकर कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। फोटो करंट कितना हो गया, 0। और ये V0 वॉज सेम फॉर ऑल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ा दो कम कर दो कुछ भी कर दो, V0 हमेशा क्या आ रहा था, सेम आ रहा। क्या आ रहा था बोल, सेम आ रहा। एकदम अच्छे से समझा। तो उन लोगों को एक बात तो समझी कि इंटेंसिटी को चेंज करने से V0 नहीं चेंज हो रहा है, खाली सैचुरेशन करंट चेंज हो रहा है। समझा, इंटेंसिटी को चेंज करने से V0 नहीं चेंज हो रहा है, खाली कौन चेंज हो रहा है, सैचुरेशन करंट चेंज हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोले, छोड़ो इंटेंसिटी को, फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर क्या होगा। तो उन्होंने नोटिस किया कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा था, पर सैचुरेशन करंट सेम आ रहा था। उल्टा देख रहे हो, फिर से देख, इंटेंसिटी बदलने पर कौन बदला, बोल कौन बदला, सैचुरेशन करंट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा था। तो उन्होंने फिर इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया और किसको बदलने लगे, फ्रीक्वेंसी को। तो उनको क्या देखने को मिला, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा है पर सैचुरेशन करंट सेम आ रहा है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। समझ आ रहा है अच्छे से। तो ये सारा पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जो बीच में एक पॉइंट खा के आए हम लोग उसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखो सब लोग। अच्छा एक बात और, ये 4, 5, 7 तीनों का कंबाइंड ग्राफ है ये वाला, है कि नहीं। ये ग्राफ देख तीनों को समझा रहा है, वेरी मच क्लियर, एकदम अच्छे से समझा बेटा। ये वीडियो अवेलेबल रहेगा बोर्ड तक। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ने बैठना तो ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट पढ़ना मत चालू करना, डायरेक्ट मत चालू करना, तुमको एकदम दिमाग ऐसा घूमने लगेगा। पहले एक बार इस वीडियो को ना 2x की स्पीड में देख लेना, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मत दो मेरे को व्यू, चलेगा फीस दे दो बस टाइम पे। समझ रहा है, एक बार देख लेना, रिकैप कर लेना, उसके बाद ये सारे पॉइंट पढ़ना, वरना ये सारे पॉइंट आपको बस टेक्निकल टर्म्स लगेंगे बड़े बड़े और सब सर के ऊपर से जाएंगे। समझ में आ रहा अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या दिया, देख पॉइंट नंबर 6 में, the maximum kinetic energy and hence the maximum velocity of the electron depend on the potential V of a given metal used for the emitter plate and for a given frequency of the incident radiation। इसका मतलब उन लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ रहा है उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्या बेटा, मैक्सिमम। इसका मतलब निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं थी, किसी के पास कम थी और किसी के पास ज़्यादा थी। जो सबसे ज़्यादा एनर्जी थी उसी को क्या नाम दिया गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज़ नोटिस की गई कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है बोल, ये जो पोटेंशियल यहाँ से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना उस पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर से पढ़ो पॉइंट देखो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Ke max of the electron depended on the potential V for the given metal used for the emitter plate and for a given frequency of incident radiation. If the material is changed or the frequency of the incident radiation is changed, Ke max change, it did not depend on the intensity of the incident radiation. In short, एक लाइन में अगर मैं ये पॉइंट लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन का जो Ke max था, ध्यान दे, बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी किस पर डिपेंड कर रही थी, डिपेंड्स ऑन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही थी। कौन सी तीन चीज़ बता, सबसे पहला पोटेंशियल, सबसे पहला क्या बेटा, पोटेंशियल बढ़ाओ एनर्जी बढ़ रही थी, पोटेंशियल कम करो एनर्जी कम हो रही थी। दूसरा फ्रीक्वेंसी, दूसरा कौन रे, ये जो लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही थी तो एनर्जी बदल रही थी, फ्रीक्वेंसी ने कम थी तो एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। और तीसरा किस पर डिपेंड कर रही थी बोल, मटेरियल पर, मटेरियल ऑफ एमिटर। मतलब ये जो एमिटर का मटेरियल है ना इसको बदलने पर भी Ke max की वैल्यू क्या हो रही थी, बदल रही थी। तो इन तीनों चीज़ों पर Ke max डिपेंड कर रहा था, बस एक चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा था, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। किस पे नहीं डिपेंड कर रहा था बोल, इंटेंसिटी। यानी मटेरियल वही है, पोटेंशियल उतना ही है, फ्रीक्वेंसी उतना ही है, इंटेंसिटी बढ़ा दो कम कर दो कुछ भी कर दो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। समझ में आ रहा है। और आपको बताओ अकॉर्डिंग टू वेव नेचर चेंज होना चाहिए था, देखेंगे अभी हम लोग आगे, चेंज होना चाहिए था पर नहीं हो रहा था, तभी तो वेव नेचर वॉज फेलिंग बैडली, समझा ही नहीं पा रहा था वो इसको। अभी देखेंगे हम लोग क्यों फेल हो रहा था वेव नेचर। समझ में आ रहा अच्छे से, इज़ इट वेरी मच क्लियर। ये क्या हो गया अपना ऑब्जर्वेशन नंबर 6, 7 ऑलरेडी देख लिए, 8वें ऑब्जर्वेशन पर चलते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 8 ध्यान से देखा, ऑब्जर्वेशन नंबर 8 वही है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था
क्या बताया था मैंने आपको, इंटेंसिटी बदलने पर सैचुरेशन करंट बदल रहा था, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा। तो अब उन लोग किसके साथ खेलने लगे, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो उन्होंने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी बदलने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा है, पर सैचुरेशन करंट सेम है। तो वही आपको पॉइंट नंबर 8 समझा रहे हैं। देखो ज़रा पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉज चेंज, किसको चेंज करे बोल, किसको चेंज करे, फ्रीक्वेंसी। किसके साथ हरकत हो रही है अब देख, फ्रीक्वेंसी के साथ। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉज चेंज कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसको रख रहे देख, पहले क्या कर रहे थे बोल, पहले यहाँ पे क्या कर रहे थे देख, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख रहे थे और किसको बदल रहे थे, इंटेंसिटी को। अब क्या कर रहे हैं उल्टा, इंटेंसिटी को फिक्स रख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। तो क्या देखने को मिला, ज़रा ध्यान से देखना, द सैचुरेशन करंट रिमेन द सेम। सैचुरेशन करंट कैसा था बेटा, सेम, लेकिन आगे पढ़, अभी खत्म नहीं हुआ। सैचुरेशन करंट रिमेन द सेम बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज, वी नॉट चेंज। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। तो अगर मैं इसको ग्राफ के ज़रिए दिखाऊँ तो कैसा दिखेगा, पहले पॉइंट लिखता हूँ मैं ये वाला, 6 के बाद 8 नहीं आता है सर, तो 6 के बाद 7 आता है इधर, फिर इधर आता है 8। पहले इसको लाइन में लिखते हैं, किसको फिक्स रख रहे बोल, किसको फिक्स रख रहे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को क्या रख रहे बेटा, फिक्स। चेंज किसको कर रहे बोल, चेंज किसको कर रहे, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी चेंजेस, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बोल, चेंज। तो क्या नोटिस किया गया बोल, क्या नोटिस किया गया, सैचुरेशन करंट कैसा है, सेम है। सैचुरेशन करंट कैसा है, सेम है। चेंज कौन हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। चेंज कौन हो रहा है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितना सिंपल, कितना सिंपल। फिर से इंटेंसिटी को अगर बदलते हैं, इंटेंसिटी को क्या करते हैं, बदलते हैं, और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हैं, तो कौन बदलता है, सैचुरेशन करंट, और कौन सेम रहता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन अगर इंटेंसिटी को फिक्स रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो सैचुरेशन करंट क्या रहता है, सेम, बदलता कौन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको ग्राफ के जरिए दिखाते हैं, ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, देख इसको ग्राफ के जरिए दिखाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कौन है बेटा, करंट। अच्छा पहले एक्स एक्सिस पे हमने पोटेंशियल लिया था, अभी भी पोटेंशियल ही ले रहे हैं, वो नहीं चेंज हो रहा है, अभी भी पोटेंशियल ही ले रहे हैं। ग्राफ ऐसे ही बनाना है, फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे और फ्रीक्वेंसी को क्या रख रहे थे बोल, फिक्स। अब क्या करेंगे बेटा, इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे। किसको फिक्स रखेंगे बोल, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे। चेंज किसको करें हम लोग, फ्रीक्वेंसी को। किसको चेंज करें बोल, फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इधर ध्यान से देख, पहली वाली फ्रीक्वेंसी पे ये आया स्टॉपिंग पोटेंशियल, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी पे ये आया स्टॉपिंग पोटेंशियल, तीसरी वाली फ्रीक्वेंसी पे ये आया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान से देखना है सब लोग। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है पहली फ्रीक्वेंसी पे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है दूसरी फ्रीक्वेंसी पे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है तीसरी फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे जो 1, 2, 3 ये सब एक किसको दिखा रहा है बोल, फ्रीक्वेंसी। किसको दिखा रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, हाँ 1 में कम फ्रीक्वेंसी है, 2 में ज़्यादा है, 3 में और ज़्यादा है, ऐसा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है देख, चेंज। सेम कौन आ रहा था, सैचुरेशन करंट। ये देख, ये पहला वाला ग्राफ, इसका सैचुरेशन करंट, इसका सैचुरेशन करंट, इसका सैचुरेशन करंट, तीनों का सैचुरेशन करंट क्या आ रहा था बेटा, सेम आ रहा था। समझा सबको अच्छे से। ये आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 8 है। कैन यू सी द ग्राफ, ग्राफ देख सकते हो बेटा आप लोग, मिल गया सबको, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पर 1 वाली फ्रीक्वेंसी कम है, 2 वाली ज़्यादा है, 3 वाली और ज़्यादा है, यानी ऐसा लिख सकता हूँ मैं, V3 ज़्यादा है, V2 कम है, V1 सबसे कम है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा 3 पे आ रहा है, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज इट वेरी मच क्लियर। पढ़ो आगे क्या दिया है। V01, V02, V03 are the stopping potential for incident frequency mu1, mu2, mu3 respectively. The superscript 1, 2, 3 of I0 यानी saturation refer to the different intensities of the incident light. This observation is represented in the figure 14.5 यानी नीचे जो ग्राफ है उसमें ये ऑब्जर्वेशन दिखाया जा रहा है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इंटेंसिटी को डबल करता हूँ तो सैचुरेशन करंट भी क्या हो जा रहा था, डबल। इंटेंसिटी को ट्रिपल कर रहा तो सैचुरेशन करंट भी क्या हो जा रहा था, ट्रिपल। वो जो 20 और 5 वाली एग्जांपल मैंने लिया था, यहाँ पे लिखा भी देख, लीनियर। इधर हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, ये भी लीनियर बदलता है। ये भी कैसा बदलता है बोल, यानी फ्रीक्वेंसी डबल की है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डबल।
फ्रीक्वेंसी ट्रिपल की है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ट्रिपल। देखो उधर लिखा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेरिड लीनियरली विथ म्यू एज शोन इन द फिगर। लीनियर चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है बोल, लीनियर। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये 8वें पॉइंट का ही है, हाँ 8वें पॉइंट का ही है कि म्यू एंड वी नॉट। म्यू मतलब कौन रे, म्यू मतलब कौन, फ्रीक्वेंसी, और वी नॉट मतलब कौन, वी नॉट कौन मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये दोनों कैसे डिपेंड कर रहे थे, लीनियर डिपेंड कर रहे थे। कैसे डिपेंड कर रहे थे बोल, लीनियरली। यानी अगर फ्रीक्वेंसी डबल की स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल, फ्रीक्वेंसी ट्रिपल स्टॉपिंग पोटेंशियल ट्रिपल, जैसा इसके केस में हो रहा था इंटेंसिटी और सैचुरेशन करंट के केस में, सेम वैसे यहाँ पर भी हो रहा था। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ बना के दिया अपने को, इसका भी ग्राफ बना के दिया। सब लोग देखो वो जो नेक्स्ट पेज पे ग्राफ है, मिला नेक्स्ट पेज का ग्राफ, ध्यान से देखना बेटा। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया देख उसने, फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पर क्या लिया बोल, फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पर क्या लिया उसने, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। वाई एक्सिस पर क्या लिया बोल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को आप जीरो नहीं रख सकते हैं, रख सकते हो क्या बता, क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी जीरो रखा तो क्या होगा बोल, इसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी जीरो रखा क्या होगा बता, करंट आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा। पहला पॉइंट याद कर क्या था, पहला पॉइंट क्या था, अगर आप फोटो करंट चाहते हो तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, तो जीरो कैसे हो सकती है फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम वैल्यू रहेगी, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, समझ आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी आप जीरो से नहीं चालू कर सकते हो, थोड़ा आगे से चालू करना पड़ेगा। तो समझ में फ्रीक्वेंसी यहाँ से चालू कर रहा हूँ, पता चला इसकी तरह आप जीरो से चालू कर देते, बोले लीनियर रिलेशन है, मारो जीरो से फटाक से। थोड़ा अक्ल यूज़ करो, कॉमन सेंस। फ्रीक्वेंसी जीरो हो ही नहीं सकती है, फ्रीक्वेंसी जीरो है मतलब थ्रेशोल्ड से कम है, ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड से क्या है, कम है, करंट बनेगा ही नहीं, फिर ये सब ग्राफ बनाने का पॉइंट ही नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं रहा वहाँ। तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा आगे से चालू करेगी। हाँ, यहाँ से फ्रीक्वेंसी और वी नॉट, फ्रीक्वेंसी और वी नॉट दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर। यानी ये डबल तो वो डबल, ये ट्रिपल तो वो ट्रिपल, ये 4 गुना तो वो 4 गुना। तो ग्राफ कैसी बनेगी बोल, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसी बनेगी बोल, स्ट्रेट लाइन। इज इट वेरी मच क्लियर। तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा मेरे को। अब समझो ये मैंने किसी एक मेटल के लिए बनाया था जिसका नाम था मेटल ए। क्या नाम था बेटा बोल, मेटल ए। अब मैं क्या करता हूँ, मेटल को चेंज कर देता हूँ, मेटल को क्या कर देता बोल, चेंज। मेटल बी ले लिया मैं दूसरा, यानी ये एमिटर निकाल लिया, दूसरा एमिटर लगा दिया। जिंक का था, इसको निकाल लिया, कॉपर का लगा दिया। समझ में आ रहा है। मेरे को बताना मटेरियल चेंज हुआ तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं, ऑब्वियसली होगी। मैंने बोला मटेरियल चेंज तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल सब क्या होता है बेटा, चेंज होता है। तो पहले वाले मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट की थी ना, दूसरे आगे के लिए भी सेम यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, इसके पीछे या आगे कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज। तो समझ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, लेट्स से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। कैसा, लीनियरली। फिर से क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ये बनाया मैंने स्ट्रेट लाइन, मेटल बी। तीसरे मेटल के लिए बनाओगे तो वो भी सेम है। कुछ नोटिस कर रहे हो, मेटल ए हो, मेटल बी हो, मेटल सी हो, कोई भी मेटल हो, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप क्या है। देखिए ये दोनों लाइन आपको कैसी दिख रही है, पैरेलल। पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज़ नोटिस की कि जब फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाया जाता है अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए, तो जो भी ग्राफ में लाइन आती है उसका स्लोप कैसा है बेटा, सेम, वो हमेशा पैरेलल आ रही। हाँ एक चीज़ में फ़र्क है, एक चीज़ में फ़र्क है, वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर काट रही है। अच्छा, कोई भी लाइन एक्स और वाई को जहाँ पर काटती है उस पॉइंट को इंटरसेप्ट कहते हैं, मालूम है ना क्या कहते हैं बोल, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ये वाली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, कहाँ पर काट रही है, देख यहाँ पर काट रही है एक्स एक्सिस। अब वाई को कहाँ पर काट रही है, सर वाई को तो काट ही नहीं रही है। अरे तो उसको एक्सटेंड करना पीछे, उसको एक्सटेंड कर, स्ट्रेट लाइन है ना, इस पर स्केल रख, इसको पीछे एक्सटेंड कर। सर यहाँ काट रही है वाई एक्सिस को, ये पहला मटेरियल है। दूसरा मटेरियल एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहे हैं, देख सेम पॉइंट पे काट रहे हैं क्या, अलग पॉइंट पे। वाई एक्सिस को बोलना अलग पॉइंट पे। यानी कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए, तो जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप क्या रहता है, स्लोप क्या रहता है बोल, स्लोप क्या रहता है रे, सेम। स्लोप क्या रहता है बोल, सेम। अलग कौन है, अलग कौन है, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। ये दोनों कौन है बेटा,
सॉरी एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट है। ये पॉइंट याद रखना, इसको भी आइंस्टाइन ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि जब म्यू और वी नॉट का ग्राफ बनाया जाता है तो उन दोनों ग्राफ का कौन सेम होता है, बोलो जल्दी, कौन सेम होता है, स्लोप। इसके ऊपर ना, इस पॉइंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है, तुमको याद रखना है इसको। जब भी म्यू और वी नॉट फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाया जाता है अलग अलग मटेरियल के लिए, तो जो ग्राफ बनता है उसका क्या सेम रहता है, स्लोप। क्या अलग रहता है बोल, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। तो आपको लास्ट ग्राफ देख यही दिखेगा, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा सबको अच्छे से, आगे देखेंगे। ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ भी है, यहाँ पर दिया हुआ भी, मैं पढ़ता हूँ, देख यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखा। फॉर डिफरेंट मेटल, ये नीचे से तीसरी लाइन, फॉर डिफरेंट मेटल द स्लोप ऑफ द सच स्ट्रेट लाइन वर द सेम। अलग अलग मेटल के लिए जितनी भी लाइन बन रही थी सबका स्लोप क्या था रे, सेम। बट द इंटरसेप्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सेस वर डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी की एक्सेस और स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक्सेस, यानी एक्स और वाई एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट था वो क्या हो रहा था बेटा, चेंज हो रहा था। दिस कंप्लीट्स योर ऑब्जर्वेशन नंबर 8। नाउ द लास्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर 9, द लास्ट ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ऑब्जर्वेशन नंबर 9 क्या दिया, देख। द फोटो करंट एंड हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज लॉन्ग एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वॉज लार्जर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द पोटेंशियल ऑफ एनोड वॉज हायर देन दैट ऑफ कैथोड। क्या लिखा है सर ये, इधर ध्यान से सुन, इधर ध्यान से सुन। जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम थी करंट बन ही नहीं रहा था, सही है। जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम थी करंट नहीं बन रहा था, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो। लेकिन 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 जैसे ही फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से क्या कर दिए बेटा, बढ़ा दिए, तो करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट की वैल्यू क्या हो रही थी, सेम रह रही थी, बढ़ रही थी क्या, नहीं। यानी जब तक फोटो करंट स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक तो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन रहेगा कि उसको थ्रेशोल्ड से ज़्यादा करो। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गई, अब फ्रीक्वेंसी तेरे को जितनी बढ़ाने की बढ़ा दे, करंट मैक्सिमम क्या रहेगा, सेम। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर से एक बार बोलो। जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम थी करंट का इंटेंसिटी के साथ कुछ भी रिलेशन था क्या, नहीं। बढ़ा दे इंटेंसिटी जितनी बढ़ाना है, करंट बनेगा क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा हुई, अब इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट क्या हो रहा था बोल, बढ़ रहा था। इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट क्या हो रहा था बोल, बढ़ रहा था। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट चेंज हो रहा था क्या, नहीं। तो ये आपका 9वां पॉइंट, ठीक है ना। ध्यान से देख, मैं इसको लिखता हूँ, थोड़ा सा और इलेबरेट करके लिखता हूँ, ध्यान से देखना। इफ़ फ्रीक्वेंसी लेस देन म्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से कम है, थ्रेशोल्ड से कम है, देन फोटो करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंटेंसिटी। बढ़ा, तेरे को इंटेंसिटी जितनी बढ़ाना है बढ़ा, फोटो करंट नहीं बनेगा। लेकिन इफ़ एक बार फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, एक बार लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो गई, देन तब फोटो करंट स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी। मतलब अब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। वाला ग्राफ यही तो बता रहे हैं ना, इंटेंसिटी बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी और बढ़ाओ करंट और बढ़ेगा। कब 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 बोल, कब, व्हेन फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से क्या बेटा, ज़्यादा, तब। अगर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से कम है, इंटेंसिटी जितनी बदलना है बदल दो, करंट बनेगा ही नहीं। लेकिन फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से ज़्यादा है तो इंटेंसिटी के ऊपर करंट क्या होने लगा था, डिपेंड। एंड डज नॉट, या आई डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी के बढ़ाने पर करंट तो बढ़ रहा था, पर फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा था क्या, नहीं। इसका मतलब इंटेंसिटी खाली चिंगारी लगाने का काम, सॉरी फ्रीक्वेंसी खाली चिंगारी लगाने का काम कर रही, बस स्टार्ट करने का काम कर रही, स्टार्ट करने का। समझ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 है, तो जब तक फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 10 नहीं कर देते तब तक करंट बनेगा क्या, नहीं। और एक बार फ्रीक्वेंसी 10 हो गई, करंट बनना चालू हो गया, अब 10 कर, 11 कर, 12 कर, 13 कर, 14, 15, 20, 25, 50, 60 कुछ भी कर, करंट क्या रहेगा रे, सेम। यानी फ्रीक्वेंसी खाली स्टार्ट करने का, आग लगाने का काम कर रही है बस,
स्टार्ट करने का। एक बार थ्रेशोल्ड पहुंच गए, करंट बनना शुरू हो गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का करंट के साथ कुछ भी लेना देना है क्या? नहीं, बढ़ाओ, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है करंट उतना ही रहेगा। अब करंट किस पर डिपेंड करने लगेगा? इंटेंसिटी पर। अब अगर आपको करंट बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? इंटेंसिटी। ये आपका 9वां पॉइंट बोलता है, ये आपका 9वां पॉइंट बोलता है। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे ऑब्जर्वेशंस क्या हो गए बेटा? फिनिश हो गए। सारे ऑब्जर्वेशंस क्या हो गए? बोल, खत्म हो गए। सबको समझा अच्छे से? वंस वी विल सी द रिकैप, तब आगे बढ़ते हैं। एक रिकैप लेते फिर आगे बढ़ते हैं। पानी दे रहे पीने का।